रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 6 रुद्रांश का प्रतिभा। पिछले भाग में सप्तगिरी गुरुकुल में सभी शिष्यों का प्रतिभा परीक्षण शुरू हो गया। फिर राजकुमारी के प्रतिभा का परीक्षण भी हुआ, जिसे देखकर सभी शिष्य और आचार्य आश्चर्यचकित रह गए। अब आगे फिर कुछ समय बाद मयंक भी उस मंच पर गया, और जब उसने उस सफेद गोले पर अपना आत्मीय शक्ति को प्रसारित किया, तब उस गोले में नीला रंग दिखने लगा, जिसे देखकर मयंक थोड़ा गुस्सा और निराश हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि उस गोले का रंग काला हो जाए, क्योंकि वो राजकुमारी शिवांगी से शादी करना चाहता था। तो इसके लिए उनके समान ही प्रतिभा वो अपने में चाहता था। मयंक का प्रतिभा देखकर आचार्य सुमंत बोले, मयंक तुम्हारा प्रतिभा बहुत ही अच्छा है। शायद इस शक्तिनगर राज्य में तुमसे ज्यादा प्रतिभा सिर्फ राजकुमारी में है। जिसे सुनकर मयंक थोड़ा शांत हुआ और आचार्य सुमंत की तरफ एक झूठ मूठ का मुस्कान लाते हुए उनको सर झुकाकर प्रणाम किया। जिस पर आचार्य सुमंत ने भी अपना सिर हिला दिया। फिर उन्होंने बोला, क्योंकि तुम्हारे पास एक उच्च प्रतिभा है, इसलिए तुम भी गुरुकुल के तीसरे स्तर से नीचे का कोई भी युद्ध तकनीक चुन सकते हो। दरअसल सप्तगिरी गुरुकुल में केवल 5 ही तीसरे स्तर के युद्ध तकनीकें उपलब्ध थी, जिस वजह से उन युद्ध तकनीक को गुरुकुल के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य ही सीख सकते थे। इस पर मयंक बोला, आचार्य मैं तीसरे स्तर का युद्ध तकनीक सीखना चाहता हूँ। जिस पर सुमंत जी ने अपना कर हिलाते हुए मयंक से बोले, अगर तुम यही चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो, पर एक बार ध्यान रखना, तुम्हें उसको संभालने के लिए पर्याप्त शक्ति होना आवश्यक है। दरअसल आचार्य सुमंत जानते थे कि वो सभी शिष्यों को उनके प्रतिभा के हिसाब से कौन सी युद्ध तकनीक चुनना चाहिए वह बता तो रहे थे, पर युद्ध तकनीक चुनने के समय शिष्यों को अपने आप पर ही भरोसा करके उस तकनीक को अपने वश में करना पड़ेगा। अगर वो उस तकनीक को अपने वश में नहीं कर पाए तो उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद मयंक ने अपना सर सुमंत जी की तरफ करते हुए हाँ में सर हिलाया, फिर उनको प्रणाम करते हुए मंच से नीचे उतरते हुए गुस्से से रुद्रांश की तरफ देखा। जाहिर सी बात है, क्योंकि रुद्रांश राजकुमारी के बहुत ही करीबी दोस्तों में से एक था और उसके पास कोई युद्ध आत्मा भी नहीं था। फिर वो उस मंच से नीचे उतर गया। उसके बाद बारी आया ध्रुव का। उस गोले पर ध्रुव का भी काला रंग आया, जिसे देखकर किसी को भी कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दोनों राजकुमारी और ध्रुव बिल्कुल एक ही उम्र में साधारण मनुष्य के 7वें पड़ाव पर पहुंच चुके थे। जाहिर सी बात है, उन दोनों का प्रतिभा एक जैसा ही था। जिसे देखकर आचार्य सुमंत बोले, ध्रुव तुम्हारा प्रतिभा असाधारण है और तुम्हारी प्रतिभा भी राजकुमारी की तरह आकाशीय स्तर पर है। इसलिए तुम भी हमारे गुरुकुल के सर्वोच्च तकनीक को पाने की कोशिश कर सकते हो। जिसे सुनकर ध्रुव ने अपने पिता की तरफ देखते हुए अपना सर हिला दिया, फिर उसने ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मंच से नीचे उतर गया। उसके बाद सबसे आखिरी में छोटे रुद्रांश उस मंच पर गया अपना प्रतिभा परीक्षण करने के लिए। दरअसल युद्ध आत्मा नहीं होने की वजह से गुरुकुल में सभी उसे सबसे आखिर का स्थान देते थे, जिस वजह से आज भी वह सबसे आखिर में ही मंच पर गया। रुद्रांश को मंच पर देखकर राजकुमारी की आंखों में एक चमक सी आ गई। फिर वो ध्रुव के पास जाकर उससे पूछा, ध्रुव रुद्रांश वहां क्यों गया है? उसके पास तो कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है, और शायद इस वजह से अगर उसे सफेद गोले में कोई भी रंग नहीं आया तो उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। जिस पर ध्रुव अंदर ही अंदर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी आप ज्यादा चिंता ना करें, आप बस देखते जाए रुद्रांश भाई कैसे अपना प्रतिभा दिखते हैं। रही उस गोले की बात, तो आप इस बारे में निश्चिंत हो जाए, क्योंकि जैसा आप जो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये कहकर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ राजकुमारी की तरफ देखने लगा। जिस पर राजकुमारी थोड़ी चिंतित स्वर में बोली, मुझे पता है तुम्हें रुद्रांश पर पूरा भरोसा है, पर तुम भी ये जानते हो कि रुद्रांश के पास कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उस पत्थर पर कोई रंग आएगा? ध्रुव एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोला, राजकुमारी आपको ये किसने बोला कि रुद्रांश भाई के पास कोई युद्ध आत्मा नहीं है? ये सुनकर राजकुमारी अवाक रह गई। फिर उन्होंने ध्रुव की तरफ एक आश्चर्यचकित नजरों से देखते हुए पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जिस पर ध्रुव बोला, राजकुमारी, रुद्रांश भाई अब वो कमजोर रुद्रांश नहीं है, बल्कि उनके पास भी अब एक युद्ध आत्मा है। जिसे सुनकर राजकुमारी का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उन्होंने ध्रुव से पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या रुद्रांश के पास भी कोई युद्ध आत्मा है?
जिस पर ध्रुव बोला, राजकुमारी जब रुद्रांश भाई यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास तब उन्हीं से पूछ लेना, अब तो आप बस सब्र रखें। जिस पर राजकुमारी थोड़े सोच में पड़ गई, फिर उन्होंने उसे नजरअंदाज करते हुए रुद्रांश की तरफ देखने लगी जो कि अब मंच पर पहुंच चुका था। सभी शिष्य और आचार्यों के बीच में बातें शुरू हो गई। कुछ लड़के आपस में बातें कर रहे थे। अरे ये तो रुद्रांश है ना, जिसके पास कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है, ये वहां क्या कर रहा है, इसके पास तो कोई भी प्रतिभा हो ही नहीं सकती। जिस पर दूसरे लड़के बोला, हाँ भाई बिल्कुल तुमने सही कहा, इसके पास तो कोई युद्ध आत्मा भी नहीं है, देखना वह पत्थर बिल्कुल जैसे का था वैसा ही रहेगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बेवकूफ वहां जा ही क्यों रहा है। पिछली बार जब उस आत्मा पत्थर पर अपना युद्ध आत्मा जागृत करने गया था तब तो उस आत्मा पत्थर में भी कुछ नहीं हुआ था, अब इस प्रतिभा पत्थर में भी कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर वो नहीं जाता तो कम से कम वो लोगों के मजाक से तो बच जाता, पर अब सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसे ही सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ सभी आचार्यों का भी यही मानना था कि रुद्रांश के पास कोई भी प्रतिभा नहीं है, पर आचार्य सुमंत गौर से रुद्रांश को देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था रुद्रांश के पास तीन तीन युद्धा तमाएं हैं। इधर प्रधानाचार्य भीष्म रुद्रांश की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने मन ही मन बोला, ये लड़का रुद्रांश, ये कोई साधारण लड़का नहीं है, जब से ये यहाँ पर आया है तब से इसने बुनियादी सभी युद्ध कलाएं बाकी सबसे 8 से 10 गुना तेजी से सीखा है। किसी भी इंसान के पास ऐसी प्रतिभा होना दुर्लभ है। यहाँ तक कि राजकुमारी और ध्रुव का भी सीखने की गति इतनी तेज नहीं है। जिन कौशलों को साधारण शिष्य 3 साल तक अभ्यास करते हैं, उन कौशलों को ध्रुव और राजकुमारी में सिर्फ 1 साल में ही अभ्यास पूरा कर लिया था। पर रुद्रांश ने तो सिर्फ 6 महीने में ही युद्ध कलाओं को भली भांति अभ्यास कर चुका था। और 3 सालों में उसने 10 से भी ज्यादा युद्ध कलाओं को सीखा है। जबकि राजकुमारी ने 6 युद्ध कला और ध्रुव ने 7 युद्ध कलाएं सीखी हैं। भले ही रुद्रांश के पास कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है इसके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। चलो देखते हैं इसके पास कितनी प्रतिभा है, मुझे भी ये जानने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है कि तुम्हारे पास कितनी प्रतिभा है रुद्रांश। इतना कहकर वो बड़ी ही उत्सुकता से मंच की तरफ देखने लगे। इधर जब रुद्रांश मंच पर आया तो एक बार आचार्य सुमंत की तरफ देखा, जिस पर आचार्य सुमंत ने अपने सर को हाँ में हिलाते हुए उसे आगे बढ़ाने के लिए कहा। तब रुद्रांश ने भी एक गहरी सांस छोड़ते हुए उस गोले की तरफ देखा और फिर उसने अपना दोनों हाथ उस गोले पर रखकर उस पर अपना आत्मशक्ति प्रवाहित किया। कुछ समय तक तो कुछ भी नहीं हुआ, जिस वजह से चारों तरफ लोग आपस में बातें करने लगे। एक शिष्य ने बोला, देखा मैंने कहा था ना, इस रुद्रांश के बच्चे को वहां जाना ही नहीं चाहिए था, देखा कुछ भी नहीं हुआ। जिसे सुनकर दूसरे ने कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि इसके साथ ऐसा ही होगा। अरे जब कोई युद्ध आत्मा ही नहीं है तो कोई प्रतिभा कैसे हो सकता है। तब तीसरे शिष्य ने बोला, हाँ भाई तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये तो खामखा वक्त की बर्बादी है। उधर मयंक और उसके दोस्त तो ही मन बड़े ही खुश हो रहे थे, उनके चेहरे पर बेइंतहा खुशी थी। मयंक ने बोला, रुद्रांश के बच्चे अब तो तेरे पास कोई प्रतिभा भी नहीं है, अब से राजकुमारी भी तेरे पास नहीं जाएगी बातें करने के लिए। इतना सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। इधर राजकुमारी भी बड़े ही निराश दिख रही थी। वो जानती थी रुद्रांश एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वो उनकी एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी है, इसलिए उनको भी बुरा लग रहा था। इधर सभी की बातें चल ही रही थी कि कुछ समय बाद उस सफेद गोले पर कुछ हलचल होनी शुरू हो गई, जिसे देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर सब ने देखा उस गोले पर धीरे धीरे पीले रंग आने शुरू हो गए, फिर पीले से गहरा पीला और गहरे पीले से लाल रंग से नील, ऐसे होते हुए धीरे धीरे गोला बिल्कुल काले रंग का हो गया। इधर जो शिष्य रुद्रांश के बारे में तरह तरह की बातें सोच रहे थे, उनका मुंह खुल का खुला रह गया, और तो और सभी आचार्यों के मुंह भी खुला का खुला रह गया, यहाँ तक कि प्रधानाचार्य के भी आश्चर्य का कोई सीमा नहीं था। इधर दूसरी तरफ अभी तक वो सफेद गोला पूरा काला हो गया था, फिर कुछ समय बाद उस गोले में काले जामुनी रंग दिखने लगा, फिर धीरे धीरे गोले में चटकने की आवाज सुनाई देने लगी, फिर उसमें धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी और कुछ समय बाद वो गोला जोर की आवाज के साथ फट गया, जिसे देखकर अभी तक शांत रहे आचार्य सुमित का भी मुंह खुला का खुला रह गया। गोले के फटते ही चारों तरफ एक जोरदार आवाज सुनाई दी, इसके बाद सभी शिष्यों और आचार्य के बीच सन्नाटा छा गया।
इधर प्रधानाचार्य भीष्म तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया था। उनका चेहरा देखने में बेहद आश्चर्य से भरा दिख रहा था। वो मन ही मन बोले, ये तो किसी दिव्या श्रेणी के प्रतिभा वाला लड़का है। ऐसा प्रतिभा हमारे शक्तिनगर राज्य में 10,000 साल में कभी भी पैदा नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने अपने आप को संभालते हुए अपने मन को शांत किया, जिसके बाद उनके मुख पर एक संतुष्ट और खुशियों से भरी मुस्कुराहट आ गई। पर फिर उन्होंने सोचा, ऐसे देवीय प्रतिभा के पास कोई युद्ध आत्मा कैसे नहीं है, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। इसके बाद वो ध्यान से रुद्रांश की तरफ देखने लगे, जिसको देखते ही उनके आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि उनको रुद्रांश के शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने अपने मन ही मन बोला, रुद्रांश के शरीर में ये कैसा बदलाव आ गया है, ये पहले तो नहीं था रुद्रांश के शरीर में, और ये बदलाव का छोटे ऊंचा जाना पहचाना लग रहा है। इसके बाद उनको ये समझ आ गया कि रुद्रांश के शरीर में युद्ध आत्मा जागृत हो गई है, क्योंकि किसी भी योद्धा के शरीर में युद्ध आत्मा के जागृत होने के बाद कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रधानाचार्य भीष्म के मुख पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इधर सुमंत जी भी अवाक रह गए। उन्हें ये तो पता था कि रुद्रांश का प्रतिभा इतनी उच्च स्तर पर है, जिसे देखकर आचार्य सुमंत खुश हो गए और अपने मन ही मन बोले, शिवेंद्र भाई, आपका बेटा अद्भुत है और हमारे साम्राज्य का एक अनमोल खजाना है। हमारे राज्य का ही नहीं, ये पूरे सप्त कमल महाद्वीप के लिए एक आशीर्वाद है। इधर रुद्रांश भी इसे देखकर अवाक रह गया, क्योंकि उसने भी यह नहीं सोचा था कि उसके आत्मशक्ति को उस गोले में प्रवाहित करने पर वह गोला ही फट जाएगा। इधर यही हालत सभी शिष्यों का भी था। इधर राजकुमारी भी आश्चर्यचकित हो गई। फिर वो ध्रुव की तरफ देखने लगी, जो कि उन्हीं की तरह आश्चर्यचकित था। फिर राजकुमारी ध्रुव की तरफ देखते हुए पूछा, ध्रुव, क्या तुम्हें ये सब पहले ही पता था? जिस पर ध्रुव ने बिना सोचे समझे अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, लगता है ध्रुव को रुद्रांश के बारे में सब पता है, तो फिर रुद्रांश के युद्ध आत्मा के बारे में भी पता होगा। ये सोचकर राजकुमारी ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, क्या तुम्हें रुद्रांश के युद्ध आत्मा के बारे में पता है? उसके पास कौन सी युद्ध आत्मा है? वो कितना ताकतवर है? क्या वो मेरे युद्ध आत्मा से भी ताकतवर है? जिस पर ध्रुव राजकुमारी की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा और फिर बोला, राजकुमारी, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि रुद्रांश भाई के पास कौन सा युद्ध आत्मा है, पर आपको ये बता देता हूं कि आपके पास जो गोल्डन थंडर ड्रैगन का युद्ध आत्मा है, ध्रुव भाई के पास उससे भी ज्यादा ताकतवर युद्ध आत्मा है। जिसे सुनकर राजकुमारी और भी ज्यादा उत्सुक होगी उस युद्ध आत्मा के बारे में जानने के लिए। फिर उन्होंने ध्रुव को थोड़ा जोर देते हुए बोली, ध्रुव, तुम, मैं और रुद्रांश अच्छे दोस्त हैं, क्या तुम अपने दोस्त को भी नहीं बताओगे? जिस पर ध्रुव एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ बोला, राजकुमारी, ये एक राज है, इसलिए जब आप रुद्रांश भाई से मिले तब उनको इस बारे में पूछ लेना। जिस पर राजकुमारी ने अपना मुंह बनाते हुए कसमसा कर रह गई। इधर दूसरी तरफ आचार्य सुमंत बोले, रुद्रांश, तुमने तो सबको चौंका ही दिया। मुझे लगता है तुम्हारा प्रतिभा गुरुकुल में सबसे अधिक है। अगर तुम्हारे पास कोई युद्ध आत्मा होती तो शायद राजकुमारी या ध्रुव भी तुम्हें हरा नहीं सकते थे। जिस पर रुद्रांश भी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आचार्य सुमंत की तरफ देखने लगा। दरअसल आचार्य सुमंत को ये तो पता था कि रुद्रांश के पास तीन युद्ध आत्माएं हैं, पर वो अभी नहीं चाहते थे कि रुद्रांश उन युद्ध आत्माओं को सबके सामने प्रदर्शित करे, जिस वजह से उन्होंने रुद्रांश के राज को राज ही रखना चाहा। इसके बाद आचार्य सुमंत रुद्रांश से बोले, तुम्हारे प्रतिभा के हिसाब से तो तुम्हें तीसरे स्तर का युद्ध तकनीक सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और तुम्हारे पास कोई युद्ध आत्मा नहीं है, इसलिए तुम्हें एक ऐसी युद्ध तकनीक चुननी चाहिए जो कि तुम्हारे शरीर को ताकतवर बनाए। जिस पर रुद्रांश ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो आचार्य सुमंत की तरफ देखते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां पर किसी के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आए, आचार्य, ये आप क्या बोल रहे हैं? इस कचरे के ढेर के पास कैसे ऐसी प्रतिभा हो सकती है, जबकि इसके पास कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है? जिसे सुनकर रुद्रांश, आचार्य सुमंत और बाकी सभी लोगों का ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया, जहां पर सबने देखा मयंक अपने दोस्तों के साथ मंच की तरफ ही आ रहा था। जिसकी बात सुनकर आचार्य सुमंत का भौहें तन गई। इसके बाद उन्होंने मयंक की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सभी लोगों को झूठ बोल रहा हूं? यहाँ पर सभी लोगों ने देखा कि रुद्रांश के आत्मशक्ति के प्रवाहित होने के बाद उस गोले का क्या हुआ। इसके बाद भी तुम ये बोल रहे हो कि रुद्रांश के पास कोई भी प्रतिभा नहीं है?
जिस पर मयंक बोला, मुझे माफ करें आचार्य सुमंत, पर उस गोले के फटने का मतलब ये तो नहीं कि रुद्रांश के पास प्रतिभा है। ये भी तो हो सकता है कि उस गोले में कोई खराबी आ गई हो। जिसे सुनते ही आचार्य भीष्म, जो कि सप्तगिरी गुरुकुल के प्रधानाचार्य थे, उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होते हुए थोड़े गुस्से में मयंक की तरफ देखकर बोले, मयंक तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें मेरे लाए हुए उपकरण पर विश्वास नहीं है? क्या मैं आचार्य भीष्म, सप्तगिरी गुरुकुल के प्रधानाचार्य के रूप में ऐसी भूल कर सकता हूँ? जिस पर मयंक थोड़ा घबराते हुए बोला, मुझे माफ करें प्रधानाचार्य, परंतु आप खुद ही सोचे, जिस योद्धा का कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है, उसके पास ऐसी प्रतिभा होना कैसे संभव है? पर क्योंकि आप सभी को ऐसा लगता है कि रुद्रांश के पास हमारे गुरुकुल में सबसे अधिक प्रतिभा है, तो मेरी आपसे एक गुजारिश है। जिस पर प्रधानाचार्य भीष्म बोले, कैसी गुजारिश? जिस पर मयंक बोला, मेरी गुजारिश ये है कि अगर रुद्रांश के पास इतनी ही प्रतिभा है तो वो मेरे साथ एक युद्ध क्यों नहीं कर लेता? इससे हम सभी को रुद्रांश के प्रतिभा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जिसे सुनकर सभी शिष्यों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। इधर रुद्रांश ने आश्चर्यचकित नजरों से मयंक तरफ देखने लगा। इधर राजकुमारी शिवांगी भी मयंक की बात सुनकर गुस्से में आ गई। फिर उन्होंने गुस्से में बोला, इस मयंक के बच्चे को क्या परेशानी है रुद्रांश से? हमेशा रुद्रांश के पीछे पड़ा रहता है, हमेशा उसके लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। जिसे सुनकर ध्रुव भी थोड़ा गुस्से में आ गया और फिर वो मयंक की तरफ गुस्से में जाने लगा। वो मयंक की तरफ जा ही रहा था कि तभी राजकुमारी ने उसे देख लिया और फिर उससे बोली, ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर ध्रुव गुस्से में बोला, राजकुमारी मैं उस मयंक को कुछ सबक सीखने जा रहा हूँ। जिस पर राजकुमारी बोली, ध्रुव पागल मत बनो, वहां पर तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। उधर देखो, वहां पर आचार्य सुमंत और खुद प्रधानाचार्य भी है, जो कि रुद्रांश की तरफ लग रहे हैं। थोड़ी देर इंतजार करो, फिर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि लड़ाई के बिना रुद्रांश को बचाया नहीं जा सकता तो चले जाना। जिस पर ध्रुव भी मंच की तरफ देखकर थोड़ा शांत हो गया और फिर वापस लौट आया। इधर दूसरी तरफ जब आचार्य भीष्म ने मयंक की बातें सुनी तो वो भी थोड़े सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें भी ये जानना था कि रुद्रांश का युद्ध आत्मा किस तरह का है। जिस वजह से वो सोच रहे थे, अगर मयंक के साथ रुद्रांश की लड़ाई हो जाए तो रुद्रांश को अपने युद्ध आत्मा प्रकट करनी पड़ेगी और उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि रुद्रांश के पास कौन सी युद्ध आत्मा है। क्योंकि जैसी रुद्रांश की प्रतिभा है, इससे उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि रुद्रांश सप्तगिरी गुरुकुल के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। ये सब सोचने के बाद आचार्य भीष्म ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए रुद्रांश से पूछा, रुद्रांश इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? जिस पर रुद्रांश ने एक बार आचार्य भीष्म और फिर आचार्य सुमंत की तरफ देखकर थोड़ी देर शांत होकर सोचने लगा। रुद्रांश हमेशा से ही मयंक से नफरत करता था, क्योंकि मयंक हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करता था और उसको नीचा दिखाता था। इसलिए जब रुद्रांश को यह मौका मिला है कि वो मयंक को सबक सिखा सकता है, तो वो ऐसे मौके का पूरी तरह से फायदा उठाना चाहता था। रुद्रांश ने सोचा, ये सही मौका है सभी को अपना ताकत दिखाने का और मयंक को सबक सिखाने का। इससे मयंक को सबक भी मिल जाएगा और सभी शिष्य मुझे परेशान भी नहीं करेंगे। ये सोचकर रुद्रांश आचार्य भीष्म की तरफ देखते हुए बोला, प्रधानाचार्य, मैं रुद्रांश मयंक के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर आपस में बड़बड़ाने लगे, ये रुद्रांश पागल हो गया है क्या? माना कि इसके पास बहुत ही उच्च स्तर का प्रतिभा है, पर क्या ये मयंक को हरा सकता है? एक शिष्य ने अपने दोस्त से बोला। जिस पर दूसरा बोला, पागल है क्या? भले ही उसके पास उच्च प्रतिभा हो, पर उसके पास अभी भी कोई युद्ध आत्मा नहीं है, तो फिर वो मयंक को कैसे हरा सकता है? जबकि मयंक के पास मनुष्य स्तर के 5वें पड़ाव की शक्ति है और रुद्रांश के पास कोई स्तर ही नहीं है। जिस पर पहले शिष्य ने बोला, यो तो पता नहीं, पर लगता है रुद्रांश आज जरूर पिटेगा। ऐसी बातें सभी शिष्य आपस में बातें करने लगे। इधर राजकुमारी भी रुद्रांश को बड़ी ही हैरानी से देख रही थी। फिर वो ध्रुव की तरफ देखने लगी, जो कि अब पूरी तरह से निश्चित हो चुका था और रुद्रांश की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। जिसे देखकर राजकुमारी बोली, ध्रुव तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? जिस पर ध्रुव बोला, राजकुमारी मैं रुद्रांश भाई को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कभी बड़ी ही ऐसी बात पर सहमत नहीं होते जहां पर उन्हें कोई भी नुकसान उठाना पड़े। मुझे लगता है रुद्रांश भाई मयंक को सबक सिखाना चाहते हैं।
दरअसल ध्रुव और रुद्रांश ने आपस में बहुत बार युद्ध कलाओं का अभ्यास किया करते थे, जिसमें युद्ध स्तर के शक्तियों को उजागर किए बिना अगर ध्रुव रुद्रांश से लड़ता था तो वो कभी भी रुद्रांश को हरा नहीं पाता था। और रुद्रांश कभी भी ऐसी लड़ाई पर हाँ नहीं बोलता था जिसमें उसको अपनी हार दिखाई देता था। जिस पर राजकुमारी बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो, रुद्रांश के पास तो कोई युद्ध स्तर ही नहीं है, जबकि बैंक के पास मनुष्य स्तर के 5वें पड़ाव की शक्ति है। तो फिर वो मयंक को हराएगा कैसे? जिस पर ध्रुव बोला, ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर रुद्रांश भाई ने बोला है कि वो मयंक के साथ लड़ना चाहते हैं तो उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। दरअसल ध्रुव को भी ये बात थोड़ी अजीब सी लगी कि बिना युद्ध स्तर के रुद्रांश मयंक को हराएगा कैसे, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे रुद्रांश पर पूरा भरोसा था। जिस पर राजकुमारी शिवांगी भी अब रुद्रांश की तरफ ध्यान से देखने लगी। इधर जब आचार्य सुमंत ने रुद्रांश की बात सुनी तो उन्होंने रुद्रांश को रोकते हुए बोले, रुद्रांश पागल मत बनो, तुम्हारे पास बहुत ही उच्च स्तर की प्रतिभा है पर अभी भी तुम मयंक से नहीं जीत सकते। जिस पर रुद्रांश अपने चाचा के फिक्र को समझते हुए बोला, आचार्य आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर मैं न विकट परिस्थितियों में पड़ गया तो तुरंत ही हार मान लूंगा। जिसे सुनकर सुमंत जी भी शांत हो गए। इधर जब आचार्य भीष्म ने रुद्रांश की बातें सुनी तो उन्होंने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर मयंक और रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोले, ठीक है तो रुद्रांश और मयंक अब तुम दोनों आपस में लड़ सकते हो, पर इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी किसी के ऊपर जानलेवा हमला नहीं करेगा। ये कोई मृत्यु का खड़ा नहीं है जहां पर तुम अपने प्रतिद्वंदी को जान से मार सकते हो। जिस पर रुद्रांश और मयंक ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद आचार्य भीष्म आचार्य सुमंत की तरफ देखते हुए बोले, आचार्य सुमंत आप इन दोनों को लड़ाई के अखाड़े में लेकर जाए। जिस पर आचार्य सुमंत ने आचार्य भीष्म को प्रणाम करते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्रांश लड़ेगा मयंक के साथ? और क्या होगा उस लड़ाई का अंजाम? और क्या सबको पता चल जाएगा रुद्रांश के युद्ध आत्माओं के बारे में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा का अगला भाग। च7 रुद्रांश और मयंक का मुकाबला। पिछले भाग में रुद्रांश ने अपना प्रतिभा परीक्षण किया, जिसे देखकर सभी शिष्य तथा आचार्य आश्चर्यचकित हो गए थे। इसके बाद मयंक ने रुद्रांश को लड़ने की चुनौती दी थी। अब आगे आचार्य भीष्म की बात सुनकर आचार्य सुमंत ने उनको प्रणाम करते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर रुद्रांश और मयंक की तरफ देखते हुए बोले, मयंक रुद्रांश अब जब तुम दोनों लड़ने के लिए तैयार हो तो चलो अखाड़े पर चलते हैं। इसके बाद वो आगे चलने लगे। इसके बाद रुद्रांश और मयंक ने एक दूसरे की तरफ एक शत्रुता भरी नजरों से देखा और फिर आचार्य सुमंत के पीछे पीछे चले गए। चलते चलते मयंक अपने मन ही मन सोच रहा था, रुद्रांश बड़े दिनों बाद आज मौका मिला है तुझे अपना औकात दिखाने का। आज मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम कभी भी राजकुमारी को देखने का भी हिम्मत नहीं करेगा। आज मैं देखता हूं तुम्हारे पास कैसी प्रतिभा है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई युद्ध आत्मा तो है ही नहीं। इधर रुद्रांश भी मन ही मन बोल रहा था, मयंक आज मैं तुम्हारे दिए हुए सभी जख्मों का बदला लूंगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी ताकत। आज मैं तुमसे मिली सारी बेइज्जती का बदला लूंगा। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि गरीब हूं तो क्या हुआ, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। आज के बाद मैं देखता हूं कि तुम कैसे मुझसे हारने के बाद मेरी बेइज्जती करते हो। इधर दूसरी तरफ राजकुमारी एकटक रुद्रांश की तरफ देखते हुए बहुत ही चिंतित लग रही थी। और इधर ध्रुव भी थोड़ा चिंतित लग रहा था। भले ही उसको रुद्रांश पर पूरा भरोसा हो, पर फिर भी वो जानता था कि रुद्रांश के शरीर में अभी बस 4 से 5 दिन ही हुए हैं जब उसके शरीर में युद्ध आत्मा जागृत हुई है। फिर राजकुमारी ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे पूछा, ध्रुव रुद्रांश के शरीर में युद्ध आत्मा कब जागृत हुई? जिस पर ध्रुव राजकुमारी की तरफ देखते हुए हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोलता है, राजकुमारी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी उसके शरीर में युद्ध आत्मा जागृत हुए मुश्किल से 5 दिन ही हुए होंगे। जिसे सुनकर राजकुमारी और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है। दरअसल वो भी यही सोच रही थी, रुद्रांश के शरीर में युद्ध आत्मा उसके गायब होने के बाद ही जागृत हुआ होगा। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या रुद्रांश के शरीर में सच में युद्ध आत्मा जागृत हो गया है? और अगर उसका युद्ध आत्मा जागृत हो भी गया है तो भी वो अभी युद्ध के किस स्तर पर है? जहां तक मुझे पता है, किसी भी इंसान के शरीर में युद्ध आत्मा जागृत होने के तुरंत बाद उस इंसान का युद्ध स्तर मनुष्य स्तर के प्रथम पड़ाव पर होता है।
और किसी भी इंसान के पास चाहे जितने भी प्रतिभा क्यों ना हो, पर यह बात तो नामुमकिन है कि 4-5 दिन में ही वो पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक भी पहुंच सके। इसका मतलब ये हुआ कि रुद्रांश अभी भी मनुष्य स्तर के पहले पड़ाव पर पहुंचा होगा, तो वो मयंक को हराएगा कैसे? इधर दूसरी तरफ अब तक मयंक और रुद्रांश दोनों युद्ध के अखाड़े पर पहुंच चुके थे। वो दोनों युद्ध के अखाड़े में बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और उनके बीच में आचार्य सुमंत खड़े हुए उन दोनों को ही देख रहे थे। कुछ समय उन दोनों को देखने के बाद आचार्य सुमंत मयंक और रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोले, रुद्रांश क्या तुम सच में मयंक से लड़ना चाहते हो? देखो ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें मयंक से लड़ना ही पड़ेगा, इसलिए सोच समझकर जवाब देना। दरअसल आचार्य सुमंत यह नहीं चाहते थे कि रुद्रांश मयंक के साथ लड़े, क्योंकि भले ही वो जानते हो कि रुद्रांश के पास 3 युद्ध आत्माएं हैं, जिस वजह से उसके शरीर का युद्ध स्तर मनुष्य स्तर के तीसरे पड़ाव तक पहुंच गया होगा। पर मयंक अभी भी युद्ध स्तर के मामले में रुद्रांश से 2 पड़ाव ऊपर का योद्धा था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रुद्रांश मयंक से लड़े, क्योंकि इसमें रुद्रांश बुरी तरह से घायल हो सकता था। इधर मयंक भी आचार्य सुमंत की बात सुनकर एक कुटिल और शैतानी मुस्कुराहट के साथ रुद्रांश की तरफ देखते हुए कुटिलता से वाला, हाँ हाँ रुद्रांश, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अगर तुम चाहो तो इस मुकाबले को लड़ने से मना कर सकते हो। पर इसके बदले तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर अपनी नाक रगड़ते हुए मुझसे माफी मांगनी होगी। और पूरे गुरुकुल के सामने यह बात स्वीकार करनी होगी कि तुम्हारे पास कोई भी प्रतिभा नहीं है। और आज के बाद से कभी भी तुम राजकुमारी के साथ बात नहीं करोगे। जिस पर राजकुमारी शिवांगी मयंक को घूरते हुए गुस्से में देख रही थी। पर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली और मन ही मन बोली, इस मयंक के बच्चे की इतनी हिम्मत, मैं चाहे जिसके साथ बातें करूं, इससे उसे क्या। इधर मयंक की बातें सुनकर रुद्रांश की आंखों में एक बेरहम चमक आ गई, पर उसने अपने आप को शांत किया। फिर उसने मयंक की तरफ देखते हुए बिल्कुल शांत रहकर गंभीर स्वर में बोला, ओ अच्छा किया राजकुमारी, तुम्हारी संपत्ति है जो तुम मुझे उनसे बातें करने पर मना कर रहे हो। राजकुमारी किससे बातें करना चाहती है, किससे दोस्ती करना चाहती हैं, ये उनका मामला है, तुम्हें उससे क्या। और रही तुमसे घुटने टेक कर माफी मांगने की, तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे सामने कभी घुटने देखूंगा। रुद्रांश की बात सुनकर मयंक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम। पर उसने खुद को संभालते हुए रुद्रांश की तरफ एक बेरहम मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। जिसे सुनकर भी रुद्रांश ने उन बातों को नजरअंदाज करते हुए आचार्य सुमंत की तरफ देखने लगा। आचार्य सुमंत की बातों पर रुद्रांश ने उनकी तरफ देखते हुए एक सौम्य और गंभीर आवाज में उनके सवालों का उत्तर दिया, आचार्य आप चिंता ना करें, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं अभी भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा, मैं अभी भी मयंक से लड़ना चाहता हूं। जिसे सुनकर आचार्य सुमंत भी अपने मन ही मन आहे भरने लगे। फिर वो उन दोनों के बीच में जाकर दोनों से बोले, रुद्रांश मयंक, आप जब तुम दोनों आपस में मुकाबला करना ही चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज तुम जो मुकाबला करोगे वो कोई भी जीवन मृत्यु का मुकाबला नहीं होगा। इसलिए कोई भी किसी के ऊपर प्राण घातक हमला नहीं करेगा। अगर किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की तो उसको गुरुकुल की तरफ से कठोर सजा दी जाएगी। इतना कहकर वो रुद्रांश और मयंक की तरफ ध्यान से देखने लगे। आचार्य सुमंत की बात सुनकर रुद्रांश और मयंक दोनों आचार्य सुमंत की तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। जिसे देखकर आचार्य सुमंत भी उन दोनों के बीच से हटते हुए अपना एक हाथ ऊपर उठकर मुकाबले के शुरू करने का संकेत दिया। इसके बाद मयंक और रुद्रांश दोनों एक दूसरे की तरफ भयंकर नजरों से देखने लगे। मयंक ने अपने मन ही मन बोला, रुद्रांश के बच्चे, भले ही मैं तुझे आज मार नहीं सकता पर तुझे इतना घायल तो जरूर कर ही दूंगा कि तू जिंदगी भर अपाहिज बना रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे अंदर कोई युद्ध आत्मा तो है ही नहीं, तो मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भी घातक हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ रुद्रांश बड़े गौर से मयंक की तरफ देख रहा था। मयंक को देखकर ही उसको मयंक का अंदाजा लग गया था। दरअसल रुद्रांश को पहले से ही पता था कि मयंक राजकुमारी को पसंद करता है, और इस वजह से जब भी राजकुमारी मयंक के साथ बातें करती हैं या उसके साथ घूमती है तो उसको रुद्रांश से बहुत ही ज्यादा जलन महसूस होता है। और अब वही जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गया है, और अब इसी नफरत की वजह से मयंक को अगर मौका मिले तो रुद्रांश को कभी भी नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि उसे मारने की भी कोशिश करेगा। ऊपर से उसने पहले भी रुद्रांश को मारने की कोशिश की थी जब वो रक्त पहाड़ी पर गया था।
इस वजह से रुद्रांश बहुत ही सतर्क दिख रहा था। इधर मयंक ने जब देखा कि रुद्रांश अभी भी उसको घूर रहा है और कोई भी हमला नहीं कर रहा है, तो उसने खुद ही पहल करने की सोची और उसने अपने हाथ में शक्तियों को प्रभावित करते हुए एक मुक्का बनाया और दौड़ते हुए मयंक की तरफ चला गया। फिर उसने एक लंबी छलांग लगाते हुए रुद्रांश के सीने पर निशाना बनाकर उस मुक्के की ताकत को छोड़ दिया, जिससे एक नीली ऊर्जा से भरा मुक्का रुद्रांश की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। इधर रुद्रांश मयंक के मुक्के को आते हुए देखकर थोड़ा घबराया, पर फिर उसने जल्द ही अपने आप को स्थिर किया और उस मुक्के को अपनी तरफ आते हुए ध्यान से देखने लगा, जिसे देखकर मयंक के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये बेवकूफ रुद्रांश, लगता है ये इतना डर गया है कि मेरे मुक्के से बचने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। चलो अच्छा है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इधर बाकी शिष्य भी इस नज़ारे को देखकर यही सोच रहे थे कि शायद रुद्रांश पहले से ही अपना हार मान गया है और वो मयंक से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। एक शिष्य ने बोला, लगता है रुद्रांश को ये समझ आ गया है कि वो मयंक से नहीं जीत सकता है, इस वजह से वो उस मुक्के से बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। जिस पर अन्य शिक्षा ने बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, लगता है यही बात है, नहीं तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो उस मुक्के से बचने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसी बातें सभी लोगों के बीच चल रही थी। इधर जब वह मुक्का आगे बढ़ते हुए रुद्रांश के ठीक सामने एक हाथ की दूरी पर पहुंचा, तब रुद्रांश की आंखों में एक नीली चमक आ गया और फिर उसने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए अपनी जगह से 5 फीट बाईं तरफ कूद गया, जिस वजह से वो नीली ऊर्जा से भरा मुक्का जाकर रुद्रांश पहले जहां खड़ा था वहां पर जाकर लगा, जिस वजह से वहां पर 1-2 फीट बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे देखकर मयंक की आंखें छोटी हो गई। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, ये कैसे हो सकता है, कोई भी योद्धा जिसका कोई युद्ध स्तर नहीं है, वो मेरे मुक्के से, जो कि साधारण मनुष्य स्तर के 5वें पड़ाव की शक्ति से बना था, उसको चकमा कैसे दे सकता है। फिर उसने सोचा शायद रुद्रांश अपने किस्मत से उस मुक्के से बच गया होगा। इधर बाकी सभी आचार्यों के भी आंखें सदमे से भर गई, आचार्य भीष्म के भी आंखें सिकुड़ गई। फिर उन्होंने अपने मन ही मन बोला, लगता है मेरा शक सही है, रुद्रांश के शरीर में अब युद्ध आत्मा जागृत हो गया है, वरना किसी भी बिना युद्ध आत्मा वाला इंसान उस मुक्के से इतनी आसानी से बच नहीं सकता। ये सोचकर वे बड़े ही ध्यान से रुद्रांश की तरफ देखने लगे। इधर दूसरी तरफ मयंक ने अपना हमला नाकाम होते देखा, गुस्से में रुद्रांश से बोल, रुद्रांश ज्यादा खुश मत होना, भले ही तुमने किस्मत से मेरे हमले को चकमा दे दिया हो, पर मैंने तो अभी अपने शक्ति का 1/4 हिस्सा ही प्रयोग किया है। अब मैं देखता हूं तुम मेरे इस प्रहार से कैसे बचते हो। इतना कहकर वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कोई मंत्र गुदगुदाया। इसके बाद उसके हाथ में से एक नीले रंग की शक्ति बाहर निकाल, जो कि धीरे धीरे एक नीले खंजर में बदल गया, जिसे मयंक ने अपने हाथों को हिलाते हुए रुद्रांश के तरफ भेज दिया। दरअसल इस दुनिया में सभी योद्धाओं को अपने युद्ध आत्माओं को बुलाने के लिए या उन शक्तियों को तकनीक के रूप में प्रयोग करने के लिए विशेष प्रकार के मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उनके शरीर में युद्ध आत्मा जागृत होने के बाद उनके मस्तिष्क में अपने आप ही अंकित हो जाता है। इधर मयंक ने उस खंजर को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपने सर को हिलाते हुए अपना एक हाथ ऊपर उठाया, फिर उसने कुछ मंत्र बुदबुदाया। इसके बाद उसके हाथ से भी गहरे नीले रंग की ऊर्जा निकालकर एक तलवार में बदल गई, जिसे देखकर सभी चौंक गए, खासकर मयंक। उसने मन ही मन सोचा, ये तो हमारे गुरुकुल के प्रारंभिक कौशल में से एक ऊर्जा तलवार कौशल है, पर इसकी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तो किसी योद्धा के पास साधना स्तर का होना जरूरी होता है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मयंक का भी कोई साधना स्तर हो? जिसे सोचकर मयंक की आंखें चौड़ी हो जाती है। फिर वो इस तथ्य से नजरअंदाज कर देता है और सोचता है ये कभी संभव ही नहीं है, रुद्रांश के पास कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है, तो फिर उसके पास कोई युद्ध स्तर कैसे हो सकता है। इधर सभी शिष्य उस ऊर्जा तलवार को संघनित होते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। एक बोलता है, भाई ये तो ऊर्जा तलवार कौशल है ना, पर इसकी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तो किसी इंसान के पास कोई भी युद्ध स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, तो फिर रुद्रांश इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। इधर दूसरे ने बोला, पता नहीं भाई, पर आंखों के सामने जो है उसे हम झूठला भी तो नहीं सकते ना। उस शिष्य ने फिर से बोला, अरे भाई, क्या ये हो सकता है कि रुद्रांश ने हम सभी को अपना युद्ध स्तर छुपाए हो और आज ही दिखाने का फैसला किया हो।
इसे सुनकर एक शिष्य ने बोला, पता नहीं भाई, हो सकता है कि रुद्रांश ने ऐसा ही किया हो, और अगर ऐसा है तो पता नहीं रुद्रांश के पास कौन सा युद्ध स्तर है। ऐसे ही सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। इधर रुद्रांश अपनी ऊर्जा तलवार के पूरी शक्ति को संघनित करते हुए उस खंजर की तरफ बड़े ही तेजी से भेज दिया। इसके बाद वह ऊर्जा तलवार जाकर उस खंजर से टकरा जाता है। इसके बाद बूम, वहां पर एक धमाका हुआ। इसके बाद वह खंजर टुकड़ों में बिखर गया। पर वह तलवार फिर भी नहीं रुकती और मयंक की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर मयंक की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। पर फिर वो अपनी ऊर्जा को सम्मानित करते हुए एक कवच अपनी चारों तरफ बना लेता है, जिससे वह तलवार जाकर टकरा जाता है और वहीं पर बिखर जाता है। रुद्रांश की इस करामात को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। इधर मयंक भी चौंक कर रुद्रांश की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, रुद्रांश, तुमने हम सभी को धोखा दिया है। तुम्हारे पास पहले से ही युद्ध आत्मा और युद्ध स्तर है, क्यों है ना? ये कहकर वो रुद्रांश को ध्यान से देखने लगा। मयंक की बात सुनकर सभी शिष्य, यहाँ तक के सभी आचार्य भी रुद्राक्ष की तरफ देखने लगे, जिसे देखकर रुद्रांश एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ मयंक को देखते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही सोचा है, मेरे पास भी एक युद्ध आत्मा है। इतना कहकर वो मयंक को एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। इधर आचार्य भीष्म ने जब रुद्रांश की बात सुनी तो उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मन ही मन बोला, तो मेरा शक बिल्कुल सही था। इसके पास एक युद्ध आत्मा है, पर वो युद्ध आत्मा है कौन सी, और वह भी कितनी ताकतवर है? रुद्रांश की बात सुनकर मयंक बड़े ही गुस्से में मन ही मन बोला, तो मैंने बिल्कुल सही सोचा था, इसके पास एक युद्ध आत्मा है। पर इसकी ऊर्जा तलवार को देखते हुए लगता है कि इसका युद्ध स्तर मुझसे कम है। ये सोचकर उसने अपने आप को संभाला और रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, तो ये बात सही है कि तुमने अपने युद्ध आत्मा और युद्ध स्तर को सबसे छुपा कर रखा है। पर अब भी तुम्हारा युद्ध स्तर उतना नहीं है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सको। फिर मयंक ने अपने कमर से एक खंजर निकालकर रुद्रांश की तरफ आगे बढ़ने लगा। इधर रुद्रांश भी अपने कमर पर बांधे तलवार को निकलते हुए उस पर अपनी शक्तियां प्रसारित करके तैयार हो गया। फिर मयंक दौड़ते हुए रुद्रांश के पास जाकर बोला, पंचचक्र खूनी खंजर तकनीक। इतना कहकर उसने रुद्रांश की तरफ अपनी खंजर को फेंक दिया। उसने एक बुनियादी खंजर तकनीक का इस्तेमाल रुद्रांश पर किया, पर उसमें उसने अपनी 5वीं पड़ाव की शक्ति को भी इंजेक्ट कर दिया था। इस कौशल की खासियत यह है कि इसमें योद्धा अपनी युद्ध शक्ति को इंजेक्ट करके अपने प्रतिद्वंदी के चारों ओर 5 बार हमला कर सकता था। अपनी तरफ आते हमले को देखकर रुद्रांश ने भी एक बुनियादी युद्ध कौशल के साथ अपने उच्च स्तर के इंद्रियों पर भरोसा करते हुए मयंक के सभी खंजारों के बार को रोक दिया। अपने हमले को नाकाम होता देख मयंक ने रुद्रांश के तरफ देखकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, रुद्रांश, तुम कितनी बार मुझसे बच सकोगे? अब देखता हूं तुम क्या करते हो। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद उसके शरीर में से नीली ऊर्जा निकालकर बाहर आने लगी और फिर वह ऊर्जा धीरे धीरे एक नील भेड़िए में बदलने लगी, जिसे देखकर सभी शिष्य आपस में बातें करने लगे। एक शिष्य ने बोला, अरे वो देखो, मयंक ने अपना युद्ध आत्मा बाहर निकाल लिया है। लगता है वो अब अपनी पूरी ताकत से ध्रुव के साथ लड़ने वाला है। जिस पर दूसरे शिष्य ने बोला, हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही बोला। ये तो नीले कोहरे वाला भेड़िया है। यह मयंक के परिवार यानी राठौर परिवार का युद्ध आत्मा है ना? जिस पर पहले शिष्य ने बोला, हाँ बिल्कुल तुमने सही बोला है, ये वही है। इधर अब तक मयंक ने अपने नीले कोहरे वाले भेड़िया का युद्ध आत्मा पूरी तरह से प्रकट कर लिया था, जो कि आसमान की तरफ एक जोरदार दहाड़ लगाते हुए मयंक के सामने खड़ा हो गया और रुद्रांश की तरफ गुस्से में देखने लगा, जिसे देखकर रुद्रांश को कोई भी हैरानी नहीं हुआ। इसके बाद रुद्रांश ने भी अपने नील अग्नि माया पक्षी के युद्ध आत्मा को बुलाया। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में एक निश्चित मुद्रा में जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद उसके शरीर में से भी नीले रंग के आग की लपटें बाहर आने लगी, जिस वजह से अखाड़े के अंदर गर्माहट बढ़ने लगी। रुद्रांश के शरीर में से निकालने वाली नीली आग की लपट को देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। इधर आचार्य भीष्म ने जब रुद्रांश के शरीर में से नीली लपटों को बाहर आते हुए देखा तब उनकी आंखें सिकुड़ गई। फिर उन्होंने बड़े ही ध्यान से रुद्रांश को देखने लगे। कुछ ही क्षणों में रुद्रांश के शरीर से निकलने वाला वह नीले रंग की आग धीरे धीरे एक पक्षी का रूप लेने लगी, जो कि आसमान की तरफ देखकर चीख रही थी।
उसके बाद वो पक्षी उड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ गई और ठीक रुद्रांश के सामने खड़ी होकर उस भेड़िए की तरफ देखने लगी। इधर जब मयंक के युद्ध आत्मा ने रुद्रांश के पक्षी को देखा तो वह डर से कांपने लगी। इधर मयंक भी ये महसूस कर चुका था कि उसका युद्ध आत्मा रुद्रांश के पक्षी को देखकर डर रही है, जिसे देखकर मयंक भी थोड़ा घबरा गया। फिर उसने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है? मेरी युद्ध आत्मा उस पक्षी को देखकर इतना डर क्यों रहा है? कहीं रुद्रांश का युद्ध आत्मा मेरी युद्ध आत्मा से ताकतवर तो नहीं? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा युद्ध आत्मा पूरे शक्तिनगर राज्य में दूसरे स्थान पर है। शाही परिवार के युद्ध आत्माओं के अलावा कोई भी युद्ध आत्मा मेरे भेड़िया की युद्ध आत्मा से मजबूत नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सभी शिष्य रुद्रांश के युद्ध आत्मा को देखकर अवाक रह गए। सभी शिष्य आपस में चर्चा करने लगे, अरे वह देखो, रुद्रांश के पास भी एक युद्ध आत्मा है और उसका युद्ध आत्मा एक पक्षी का है जो कि नीली आग निकाल रही है। पर मैंने कभी ऐसी किसी पक्षी के बारे में नहीं सुना जो कि एक पक्षी भी हो और नीली आग निकलता हो। जिस पर एक अन्य शिष्य ने बोला, अरे भूल गए, पिछली बार आचार्य भीष्म ने एक पक्षी का चित्र दिखाया था और बोला था कि इस पक्षी की विशेषता आग तत्व में होती है। ये सुनकर उसी शिष्य ने बोला, अरे हाँ, पर उसका नाम तो माया पक्षी है ना, और वो तो नारंगी रंग का दिख रहा था, पर ये तो नीले रंग का दिख रहा है। जिस पर दूसरे शिष्य ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए अपना कंधा उचकाकर बोला, ओ हाँ, ये बात तो सही बोला तुमने। इधर आचार्य भीष्म भी रुद्रांश के युद्ध आत्मा को देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कोई भी पक्षी नहीं देखा था जिसके पास नीली आग हो। आचार्य सुमंत जी उस पक्षी को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने फिर अपने मन ही मन बोले, तो ये है नील अग्नि माया पक्षी। देखने पर तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है, पर क्या ये उस भेड़िए के युद्ध आत्मा को हरा सकती है? इतना कहकर वो फिर से अखाड़े की तरफ ध्यान से देखने लगे। इधर दूसरी तरफ मयंक ने अपने आप को संभालते हुए रुद्रांश की तरफ देखा और बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारा युद्ध आत्मा, बहुत अच्छा, पर क्या ये मेरे नील कोहरे वाले भेड़िए के युद्ध आत्मा को हरा सकेगा? इतना कहकर वो व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ रुद्रांश को देखने लगा। मयंक की बात सुनकर रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए मयंक की तरफ देखकर बोला, ये तो तभी पता चलेगी जब तुम्हारे भेड़िए और मेरा अग्नि पक्षी आपस में टकराएंगे। जिस पर मयंक बोला, तो चलो फिर देखते हैं किसका युद्ध आत्मा कितना ताकतवर है। इतना कहकर उसने अपनी हाथ में कुछ मुद्राएं बनाते हुए कुछ मंत्र बुदाते लगा। इसके बाद उस भेड़िए के अंदर से नीले रंग का कोहरा उसके चारों तरफ घूमने लगा और उसको अपने अंदर समा लिया। मयंक के इस हरकत को देखकर सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे भाई, ये तो मयंक अपने सबसे ताकतवर तकनीकों में से एक का इस्तेमाल करने वाला है, जो कि उसके परिवार के ताकतवर तकनीक में से एक है, जिसे वो भेड़िया दुश्मन को अपने कोहरे के अंदर घेरकर गुप्त हमला कर सकता है, जिससे दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हमला कहां से आ रहा है, जिससे उसको आसानी से घायल या मारा जा सकता है। जिसे सुनकर वही पास बैठे एक और शिष्य ने बोला, मैंने तो ये भी सुना है कि अगर कोई इस युद्ध आत्मा के कोहरे में फंस जाता है तो उसका बचकर निकलना असंभव हो जाता है। जिस पर दूसरे शिष्य ने बोला, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस युद्ध आत्मा की वजह से ही तो सेनापति शूलपाणि ने हमारे दुश्मनों की सेना में घुसकर 100 से भी ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। जिसे सुनकर पास ही बैठे सभी शिष्य अपना सर को हाँ में हिला देते हैं। जाहिर सी बात है, ये सब उन्हें भी पता है। तो क्या रुद्रांश मयंक से जीत पाएगा इस लड़ाई में, या फिर हो जाएगी रुद्रांश की मौत? कैसे हरा पाएगा रुद्रांश मयंक को? रुद्रांश की शक्तियों को देखकर बाकी सभी लोगों का कैसा प्रतिक्रिया होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्ध। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 8 मुकाबले में मयंक की हार। पिछले भाग में मुकाबला के दौरान मयंक ने बहुत से हमले रुद्रांश पर किया, पर रुद्रांश ने मयंक के सभी हमलों का कुशलतापूर्वक जवाब दिया। फिर मयंक ने अपना युद्ध आत्मा को प्रकट कर दिया, जो कि एक नीले कोहरे वाला भेड़िया था। अब आगे जब रुद्रांश ने मयंक को अपना शक्तिशाली हमला करते हुए देखा, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने हाथों को एक निश्चित मुद्रा में जोड़ते हुए अपनी युद्ध आत्मा से संवाद स्थापित करने लगा। जब तक रुद्रांश अपने युद्ध आत्मा से संबंध स्थापित करने में लगा हुआ था, तब तक मयंक ने अपने भेड़िए की युद्ध आत्मा को रुद्रांश के ऊपर हमला करने का आदेश दिया, जिससे वो भेड़िया एक दहाड़ लगाते हुए रुद्रांश को मारने के लिए उसकी तरफ झपट पड़ा, जिस वजह से धीरे धीरे एक नीले रंग का कोहरा रुद्रांश के चारों तरफ घूमते हुए रुद्रांश को और उसके अग्नि पक्षी युद्ध आत्मा को घेरने लगा।
इसके बाद रुद्रांश के चारों ओर एक गुंबद सी बन गई जिसके अंदर कोई भी कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इधर इस हमले को देखकर आचार्य सुमंत बहुत ही ज्यादा चिंतित लग रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये तकनीक कितनी ताकतवर है। इस वजह से वो रुद्रांश की तरफ एक चिंता भरी नजरों से देखने लगे और मन ही मन खुद से बोले, ये तो राठौर परिवार का इल्यूजन मिस्ट तकनीक है। यकीन नहीं होता रुद्रांश ने मयंक को इतना मजबूर कर दिया कि उसे इल्यूजन मिस्ट तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा। रुद्रांश संभल के रहना ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर तकनीक है। इधर दूसरी तरफ रुद्रांश ने अपने युद्ध आत्मा से संबंध स्थापित कर लिया था। उसने अपने नील पक्षी को नियंत्रित करते हुए उसको कोहरे में आग से हमला करने के लिए तैयार किया। इसके बाद वो पक्षी अपनी मुंह को खोलकर रुद्रांश के चारों तरफ आग गूगल कर उस कोहरे को मिटाने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से रुद्रांश के चारों तरफ एक नीले आग का घेरा बन गया जो धीरे धीरे उसको घेरते कोहरे खत्म करने लगा। दरअसल रुद्रांश पहले ही ये तक नहीं देखी थी, इस वजह से उसे पता था कि अगर ये कोहरा उसके चारों तरफ फैल गया तो उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसने सबसे पहले उस कोहरे को खत्म करने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ जब मयंक ने देखा कि उसका बनाया हुआ कोहरा धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, जिसे देखकर वो चौंक गया। फिर उसने मन ही मन बोला, ये कैसे हो सकता है, मुझे पता है कि मेरी इस कोहरे को आग से खतरा होता है, पर वह आग भी मेरे समान स्तर की होनी चाहिए। पर रुद्रांश तो मुझसे कम साधना स्तर पर है, तो उसका आग इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है कि वो मेरे कोहरे को गायब कर रही है। फिर उसने हड़बड़ाते हुए अपने भेड़िए की युद्ध आत्मा से कोहरे के अंदर हमला करना शुरू कर दिया। दरअसल मयंक को पता था कि उसके कोहरे का सबसे बड़ी कमजोरी आग तत्व है, इसलिए उसने अपने भेड़िए को आदेश दिया कि वह रुद्रांश के ऊपर हमला करे, जिस वजह से वो नीला भेड़िया उस कोहरे के अंदर से रुद्रांश के चारों तरफ घूमते हुए बीच बीच में रुद्रांश के ऊपर अपने पंजों से हमला करने लगा। इधर रुद्रांश अपने नीले पक्षी को नियंत्रित करते हुए अपनी उच्च इंद्रियों की मदद से भेड़िए के हमले से बचाने लगा। जब भी वो भेड़िया रुद्रांश पर हमला करता तो रुद्रांश अपनी जगह से हट जाता या फिर उस हमले को चकमा दे देता। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे रुद्रांश की युद्ध आत्मा ने उसके चारों ओर फैले कोहरे को अपने आग से नष्ट कर दिया, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इधर मयंक भी आश्चर्यचकित था। वह इस बात से हैरान नहीं था कि उसका कोहरा गायब हो गया है, बल्कि वो इस बात से चौंक गया था क्योंकि जब कोहरा गायब हुआ तब मयंक को एक खरोंच तक नहीं आई थी। इधर आचार्य सुमंत भी ये देखकर चौंक गए कि रुद्रांश ने न केवल उस कोहरे को गायब कर दिया बल्कि उसको कोई चोट भी नहीं आई थी, जिसे देखकर आचार्य सुमंत मन ही मन बड़बड़ाया, ये लड़का बिल्कुल अपने पिता की तरह ही लड़ता है, हर बार ये कोई ना कोई झटका हम सबको देता ही है। इतना कहकर वो फिर से अखाड़े की तरफ देखने लगे। इधर दूसरी तरफ मयंक जब रुद्रांश की तरफ देख रहा था तो रुद्रांश मयंक के चेहरे पर आया आश्चर्यचकित भाव देखकर मन ही मन मुस्कुराया। इधर उसका युद्ध आत्मा भी अब तक उसके सिर के ऊपर आराम से उड़ रही थी, और मयंक का भेड़िया भी अब तक मयंक के पास चला गया था। कुछ समय मुस्कुराने के बाद रुद्रांश ने मयंक की तरफ देखते हुए एक कुटिल लहजे में मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में बोला, अरे यार मयंक, क्या बच्चों की तरह खेल रहा है मेरे साथ? क्या तुम्हारे पास बस इतना ही ताकत है और तुम खुद कोई योद्धा रहते हो? इतना कहकर वो हंसने लगा। फिर आगे बोला, अरे तुम्हारा ये हमला तो मेरे इस पक्षी ने पलक झपकते ही नष्ट कर दिया। फिर उसने मयंक की तरफ देखते हुए और जोर जोर से हंसते हुए मजाकिया लहजे में बोला, तुम्हारे इन बचकानी तकनीकें तो मुझे, जिसके पास तुम्हारे जितना ना ही कोई अमीर परिवार, ना ही उत्तम परिस्थिति और ना ही तुम्हारे जितना संसाधन है, मेरे जैसे गरीब और कमजोर योद्धा को भी तुम्हारा ये तकनीक हरा नहीं पाया। अरे तुम्हें तो जाकर किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इधर जब मयंक ने रुद्रांश की कड़वी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा गुस्से का भाव आ गया। उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने गुस्से में रुद्रांश को उंगली दिखाते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोला, रुद्रांश तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बस इतना ही ताकत है? तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने मेरी एक हमले को नाकाम कर दिया तो तुम मुझे, मयंक को हरा पाओगे? तुम्हें ये लगता है ना कि मेरा ये हमला बचकाना है, तो लो अब इस हमले से बचकर दिखाओ। इतना कहकर उसने अपने हाथ में कुछ मुद्राएं बनाए और अपने मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ को ऊपर हवा में लेते हुए रुद्रांश की तरफ इशारा किया,
जिससे उसका भेदिया एक कोहरे में बदलकर रुद्रांश की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी नजर आने लगी। दरअसल मायकम गुस्से में अपना सबसे ताकतवर हमला रुद्रांश पर कर दिया था, जो कि राठौर परिवार का सबसे ताकतवर हमला था। भले ही मयंक ने उस हमले को ठीक से सीखा नहीं था, पर फिर भी वह हमला एक तीसरे स्तर के तकनीक जितना ताकतवर था। जब राजकुमारी ने देखा कि मयंक अपना सबसे ताकतवर हमला करने जा रहा है, तो उनको भी मयंक पर गुस्सा और मन में दुख महसूस हुआ, और वो ध्रुव की तरफ देखने लगी, जो कि मयंक को देखते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच रहा था। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था, इस मयंक के बच्चे ने तो आज अपना हद ही पर कर लिया। अगर रुद्राक्ष भाई को कुछ हो गया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इधर जब आचार्य सुमंत ने देखा कि मयंक ने कौन सा हमला किया है, तो उन्होंने मयंक को गुस्से में देखते हुए बोले, मयंक तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि कोई भी किसी के ऊपर जानलेवा हमला नहीं करेगा, और तुमने ये क्या कर दिया? पर इधर मयंक तो अपने गुस्से में इतना पागल हो गया था कि वो किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। इधर दूसरी तरफ जब आचार्य भीष्म ने मयंक की ऐसी हरकत देखी, तो उनको भी थोड़ा गुस्सा आने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा, इस मयंक के बच्चे की इतनी हिम्मत, क्या इसको ये लगता है कि वो अपने घर में है और जो चाहे वो कर सकता है? क्या इसे गुरुकुल का कोई डर ही नहीं है? इतना कहकर वो मंच की तरफ जाने के लिए तैयार ही हुए थे कि उन्होंने देखा कि रुद्रांश अपने हाथों में उंगलियों को घूमते हुए कुछ मुद्राएं बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसे देखकर आचार्य भीष्म की आंखें सिकुड़ गई। फिर उन्होंने उस मुद्रा को देखते हुए मन ही मन बोला, ये तो वही ऊर्जा तलवार तकनीक है जो उसने पहले भी इस्तेमाल किया था, पर अब उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं। पर यह कैसे हो सकता है? इतना कहकर वो ध्यान से रुद्रांश की तरफ देखने लगे, पर उन्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर रुद्रांश के चेहरे पर अभी भी शांत भाव देखकर उन्होंने सोचा, रुद्रांश के चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं द छोटी दिख रहा है, चलो देखते हैं वो क्या करना चाहता है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा आचार्य सुमंत उस लड़ाई को रोकने जा रहे हैं, जिसे देखकर उन्होंने आचार्य सुमंत को ऊर्जा के माध्यम से एक आंतरिक संदेश भेजो। इसमें उन्होंने आचार्य सुमंत को लड़ाई ना रोकने के लिए बोला। इधर आचार्य सुमंत लड़ाई को रोकने जा ही रहे थे कि उनको एक संदेश मिला, जो कि प्रधानाचार्य भीष्म का था, जिसमें उन्होंने रुद्रांश और मयंक के बीच होने वाले मुकाबला को जारी रखने का आदेश दिया था, और ये आश्वासन भी दिया था कि अगर कुछ गलत होता है तो वो खुद उसमें हस्तक्षेप करेंगे। जिसे देखकर पहले तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, पर फिर उन्होंने सोचा, अच्छा है, प्रधानाचार्य कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करते हैं, मुझे उनका आदेश मान लेना चाहिए। इतना सोचकर वो रुक गए। दूसरी तरफ वे भेदिया अब तक कोहरे के रूप में रुद्रांश के पास आ गया था और उसको उस कोहरे ने घेर लिया था। इधर जब रुद्रांश ने देखा कि वह कोहरा फिर से उसको घेर रहा है, तब उसने फिर से अपनी युद्ध आत्मा को नियंत्रित करते हुए अपने चारों तरफ एक नील अग्नि का कवच बना दिया, जिससे वो कोहरा नष्ट हो जाए, और फिर से अपने ऊर्जा तलवार को संघनित करने में जुट गया। वो अभी अपने ऊर्जा तलवार को संगीत कर ही रहा था कि तभी उसको अपने चारों ओर बने कवच में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका अग्नि कवच धीरे धीरे कमजोर होने की वजह ताकतवर हो रही है, जिसे देखकर वो चौंक गया, और फिर अपनी ऊर्जा तलवार पर ध्यान न देते हुए उसने अपने आत्मशक्तियों से उस अग्नि कवच का निरीक्षण करने लगा, जिससे उसे पता चला कि अब जो कोहरा उसको घेर रही थी वो पहले वाले कोहरे से थोड़ा अलग है। ये कोहरा पिछले वाले कोहरे से विपरीत बिल्कुल एक तेजाब का कोहरा लग रहा था, जिसके अंदर खतरनाक तेजाब पानी की तरह उस कोहरे में मिला हुआ था। इधर जब मयंक ने देखा कि रुद्रांश ने अपने चारों तरफ एक अग्नि कवच बना लिया है, तो उसने अपने आप से ही कुटिलता से हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम इस आग से पिछली बार की तरह बच जाओगे? पर तुम्हें ये कहाँ पता होगा, मेरा ये जो हमला है पिछली बार की तरह कोई साधारण कोहरा नहीं है, ये एक तेजाब का कोहरा बन चुका है। इतना कहकर वो मन ही मन शैतानी हंसी हंसने लगा। इधर जब रुद्रांश ने देखा कि वो कोहरा उसके अग्नि कवच से टकराकर उसको कमजोर करने की बजाय मजबूत बना रहा है, तो वो खुश हो गया। फिर उसने सोचा, अगर यह कोहरा मेरी इस अग्नि कवच को ताकतवर बन सकती है, तो क्या ये हो सकता है कि यह मेरी युद्ध आत्मा को भी ताकतवर बन सकता है। इतना सोचकर उसने अपने युद्ध आत्मा को उस कोहरे को निगलने के लिए नियंत्रित करने लगा, जिससे वो पक्षी अपनी चोंच को खोलते हुए उस कोहरे का एक छोटा सा अंश अपने मुंह में निकाल लिया, जिससे रुद्रांश को महसूस हुआ कि उस कोहरे को निगलने की वजह से उसके युद्ध आत्मा में कुछ परिवर्तन आए हैं, और उसका युद्ध आत्मा थोड़ी सी ताकतवर बन गई है।
हालांकि यह मात्रा ज्यादा नहीं था क्योंकि उस पक्षी ने बहुत ही छोटा अंश उस कोहरे का निगला था, जिस वजह से उसकी ताकत में बहुत ही कम इजाफा हुआ था। पर जब रुद्रांश ने ये देखा कि उसकी युद्ध आत्मा थोड़ी सी मजबूत हुई है, तो उसके चेहरे पर एक आसुरी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपने युद्ध आत्मा को नियंत्रित करते हुए पूरे कोहरे को निकलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मयंक अपने मन ही मन खुश होकर रुद्रांश की तरफ देख ही रहा था कि उसे कुछ महसूस हुआ, जिससे उसका चेहरा जो कि अभी मुस्कुराहट से खिला हुआ था एकदम से परेशानी में बदल गया। फिर उसने अपने कोहरे को अपने आत्मीय ऊर्जा से निरीक्षण किया तो उसकी आंखें सदमे से भर गई। उसने देखा कि रुद्रांश का माया पक्षी उस कोहरे को अपने मुंह से अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर रही है, जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर उसने अपने युद्ध आत्मा को हड़बड़ाते हुए वापस लेने की कोशिश करने लगा। दरअसल उसने देखा कि उसका युद्ध आत्मा उस कोहरे के अवशोषित होने से धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। उसको ये डर था कि अगर वो इसी तरह रुद्रांश के चारों ओर उस कोहरे को निगलता रहा, तो हो सकता है कि उसका युद्ध आत्मा भी रुद्रांश के पक्षी के द्वारा निगल लिया जाए। किस वजह से उसने हड़बड़ाते हुए अपने युद्ध आत्मा को वापस लिया, जिससे वो नीला भेड़िया पीछे हटते हुए फिर से मयंक के पास चला गया। जब वो भेड़िया फिर से मयंक के पास चला गया तब तक वो कोहरा भी लगभग खत्म होने को आई थी। इधर दूसरी तरफ जब सभी सप्तगिरी गुरुकुल के शिष्यों ने देखा कि मयंक ने अपना युद्ध आत्मा वापस ले लिया है, तब उन्होंने सोचा कि अब रुद्रांश जरूर मर चुका होगा, क्योंकि उन्हें भी ये पता था कि मयंक ने जो तकनीक इस्तेमाल किया था वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक तकनीक है, जिससे सेनापति सुल्पानी ने अपने शक्ति नगर राज्य के दुश्मनों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा था। जो सैनिक उस कोहरे में फंस गए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था, यहां तक कि उनके हड्डियां तक वहां पर नहीं थी। इसी बात से उस तकनीक के खतरनाक होने का अंदाजा मिल जाता है। इधर दूसरी तरफ जब आचार्य सुमंत ने देखा कि मयंक ने अपना युद्ध आत्मा वापस ले लिया है, उनको भी यही लग रहा था कि रुद्रांश अब जिंदा नहीं होगा, जिस वजह से वह बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहे थे। जब आचार्य भीष्म ने देखा कि मयंक ने अपना युद्ध आत्मा वापस ले लिया है, तो वो उस कोहरे की तरफ ध्यान से देखने लगे। दरअसल जब से रुद्रांश ने ऊर्जा तलवार का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, तब से आचार्य भीष्म ने उस कोहरे के अंदर अपनी आत्म चेतना भेजकर रुद्रांश के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया था। इस वजह से वो जानते थे कि रुद्रांश अभी मारा नहीं है। इस वजह से वो अभी तक शांत थे और थोड़ा हैरान भी थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे रुद्रांश के युद्ध आत्मा ने उस कोहरे को अवशोषित करके खुद की ताकत पाया था, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए थे। फिर उन्होंने अपने मन ही मन बड़बड़ाया, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी इस तरह की कोई युद्ध आत्मा ना ही देखा है और ना ही कभी पढ़ा है। हाँ, ये बिल्कुल माया पक्षी की तरह दिखता है, पर माया पक्षी तो लाल या नारंगी रंग का दिखता है और ये तो नीले रंग का है। फिर इसके अंदर दूसरे युद्ध आत्माओं की शक्तियों को अवशोषित करने की ताकत है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे। दूसरी तरफ जहां रुद्रांश खड़ा था, वहां से धीरे धीरे वो कोहरा गायब होना शुरू हो गया और फिर उसके अंदर सबको दिखाई दिया एक नीला पक्षी जो कि अपना मुंह खोलकर उस कोहरे को निगल रही थी, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यहां तक कि जब आचार्य सुमंत ने यह नजारा देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। एक शिष्य ने अपने दोस्तों को, जो कि उसके बगल में ही बैठा था, आश्चर्यचकित होकर एक थप्पड़ मारा, जिससे उसका दोस्त, जो कि उसी आश्चर्यचकित अवस्था में अपना मुंह खोलकर रुद्रांश की तरफ देख रहा था, अचानक से चिल्ला पड़ा, आह! विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वह अचरज से उस शिष्य की तरफ देखकर अपनी गाल को सहलाते हुए गुस्से में बोला, अबे ओ खच्चर, तू कर क्या रहा है और मुझे मारा क्यों? जिस पर वे शिष्य होश में आ गया और फिर उस दूसरे शिष्य की तरफ देखकर शर्मिंदा होते हुए बोला, भाई मुझे माफ करना, दरअसल मुझे अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसे हम लोग कचरे का ढेर, मनहूस, निकम्मा और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, उसने मयंक को लड़ाई में इतना करीबी टक्कर दे रहा है। जिस पर उस दूसरे शिष्य ने बोला, हाँ भाई, बातों से उसे ही बोला है। पता नहीं इस रुद्रांश को क्या हो गया, जिसके पास कल तक कोई भी युद्ध आत्मा या साधना स्तर नहीं था, वो लड़का आज मयंक को, जो कि मनुष्य स्तर के 5वें पड़ाव पर है, उसको टक्कर दे रहा है। जिस पर उसी शिष्य ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। इधर दूसरी तरफ युद्ध के अखाड़े में मयंक थोड़ी कमजोरी के साथ रुद्रांश की तरफ देख रहा था। अब तक मयंक को अपने शरीर में शक्ति की कमी महसूस होना शुरू हो गया था और वो विस्मय और थोड़ी डर के साथ रुद्रांश को देख रहा था।
दरअसल उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे ताकतवर युद्ध तकनीक मयंक के आगे बेअसर हो गई थी। और उसका तकनीक मयंक को एक खरोंच तक नहीं पहुंच पाई थी, जिससे वो बेहद नाराज और निराश भी हो गया था। इधर दूसरी तरफ रुद्रांश ने जब देखा कि उसका युद्ध आत्मा सारे कोहरे को अवशोषित कर चुका है, तब उसने मयंक की तरफ एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक भयभीत करने वाला भाव आ गया। फिर उसने अपने निम्न स्तर के युद्ध तकनीक ऊर्जा तलवार को संघनित करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मयंक की आंखों में भी थोड़ा घबराहट आ गई। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपनी चारों तरफ एक कोहरे से बना कवच बना दिया। दूसरी तरफ रुद्रांश ने जब देखा कि मयंक ने अपने चारों तरफ एक कोहरे से बना कवच बना लिया है, तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। फिर उसने अपने संघनित होते ऊर्जा तलवार पर एक इशारा किया, जिस वजह से उसके नीले पक्षी का युद्ध आत्मा उस ऊर्जा तलवार की तरफ उड़ने लगी और फिर वो उस तलवार के अंदर घिरे घिरे समाहित होने लगी। जब आचार्य भीष्म ने ये देखा तो उनकी आंखें चौड़ी ड हो गई। वो मन ही मन सोचने लगे, ये लड़का तो एक जीनियस है। इसने अपनी युद्ध आत्मा को अपनी ऊर्जा तलवार में समाहित करना भी सीख लिया है। इसे सीखने के लिए बाकी शिष्यों को 6 से 7 साल लग जाते हैं। इस रुद्रांश ने इतनी जल्दी सीख भी लिया है। रुद्रांश की यह हरकत देखकर सिर्फ आचार्य ही नहीं बल्कि पूरा सप्तगिरी गुरुकुल ही आश्चर्यचकित हो गया। राजकुमारी भी ये देखकर दंग रह गई। फिर वो ध्रुव की तरफ देखने लगी, जो कि उन्हीं की तरह आश्चर्यचकित था। जब उसे एहसास हुआ कि राजकुमारी उसकी तरफ देख रही हैं, तो उसने उनकी तरफ एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ देखते हुए अपना सर नामे हिला दिया, जिससे राजकुमारी भी समझ गई कि उसको भी कुछ नहीं पता है। इधर दूसरी तरफ जब मयंक ने ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी और खौफ के मारे चौड़ी हो गई। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए अपने कवच में और भी ज्यादा शक्तियां भरना शुरू किया, और आपने कवच को और भी ज्यादा ताकतवर बनाया। इधर दूसरी तरफ रुद्रांश ने अपने ऊर्जा तलवार में अपने युद्ध आत्मा को समाहित कर लिया था, जिससे उस तलवार का रंग धीरे धीरे नीला होने लगा और उसकी शक्ति भी बढ़ गई। इसके बाद उसने मयंक की तरफ उस तलवार को हमला करने के लिए भेज दिया, जो कि सीधे जाकर मयंक के कवच से टकरा गया, जिस वजह से वहां पर एक जोर की आवाज सुनाई दी। इसके बाद मयंक का कवच और रुद्रांश का तलवार एक धमाके के साथ नष्ट हो गया। इसके बाद मयंक उड़ते हुए दूर अखाड़े के किनारे पर जाकर गिरा। इसके बाद वो वहां पर ही बेहोश हो गया। इसके बाद उस अखाड़े के आसपास एक सन्नाटा छा गया। इसके बाद उस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक हैरानी से भरी आवाज सुनाई दिया, मयंक हार गया। जिसे सुनकर उस आवाज के पास बैठा एक दूसरे शिष्य ने भी हैरानी के साथ बोला, क्या सच में मयंक हार गया? ऐसे ही चारों तरफ खसफुसाहट शुरू हो गई। क्या होगा आगे? क्या सच में मयंक मुकाबले में हार गया? कहीं मयंक मुकाबला में मयंक मर तो नहीं गया? क्या मयंक स्वीकार कर पाएगा अपनी हार? क्या होगा आगे रुद्रांश के साथ? जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 9 खाई में नेत्र सम्राट का चिन्ह। पिछले भाग में रुद्रांश ने अपने ऊर्जा तलवार से मयंक की तरफ एक जोरदार हमला किया, जिस वजह से मयंक का ऊर्जा कवच नष्ट हो गया और मयंक उड़ते हुए अखाड़े के किनारे पर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। अब आगे मयंक की ऐसी हालत देखकर आचार्य सुमंत जल्दी से मयंक के पास जाकर उसके स्वास्थ्य का जायजा लेने लगे। उन्होंने मयंक के मूर्छित शरीर के पास जाकर उसके नाड़ी का जांच किया। इसके बाद उनको पता चला कि रुद्रांश के हमले की वजह से मयंक के ऊपर एक बहुत ही ताकतवर शक्ति का दबाव पड़ा है, जिस वजह से उसके अंदरूनी अंग तक हल्की सी जख्मी हो गई है, जिस वजह से वो बेहोश हो गया है। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए मन ही मन बोला, ये तो अच्छा हुआ कि मयंक को कोई जानलेवा चोट नहीं आई है, नहीं तो गुरुकुल में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। उसके बाद उन्होंने गुरुकुल के कुछ आचार्य को अखाड़े में बुलाया और फिर मयंक को उन्हें देते हुए बोले, आप मयंक को आचार्य सुशील के पास ले जाए और उन्हें मयंक के इलाज करवाए। इसके बाद सभी आचार्य मयंक को लेकर आचार्य सुनील के कमरे में ले गए। इधर दूसरी तरफ जब रुद्रांश ने देखा कि उसके हमले ने मयंक को बेहोश ही कर दिया, जिसे देखकर उसने मन ही मन एक गहरी सांसें ली। फिर उसने अपने आप से ही बोला, बेटा मयंक, आज तो तू बच गया। मुझे लग नहीं था कि मेरा हमला मयंक को ऐसी हालत में पहुंचा देगा। मुझे लगा था कि अपने युद्ध आत्मा और ऊर्जा तलवार को मिलने के बाद भी मेरा हमला सिर्फ मयंक के कवच को ही तोड़ पाएगा। पर अच्छा ही हुआ जो उसको मेरा हमला लगा और वो बेहोश हो गया। किसी को तो उसको सबक सिखाना ही था।
अब वो मुझे कभी भी उकसाने की कोशिश नहीं करेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि कुछ ही दूरी पर खड़े आचार्य सुमंत ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए ये घोषणा किया कि रुद्रांश इस मुकाबले का विनर है। इसके बाद चारों ओर तालियों की गूंज फैल गई। इधर ध्रुव, जो कि एकटक रुद्रांश को ही देख रहा था, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, रुद्रांश भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले। तुमने तो अपने जिंदगी के पहले मुकाबले में ही अपने से 2 पड़ाव ऊंचे स्तर वाले योद्धा को ही हरा दिया। अब तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी तुमको आसानी से हरा पाऊंगा। इधर राजकुमारी भी ध्रुव की बातें सुन रही थी और फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, रुद्रांश, मुझे पता था तुम में कुछ तो बात है जो मुझे तुम्हारी तरफ आकर्षित करती है। तुम किसी अजूबे से काम नहीं हो रुद्रांश। अब तो मुझे लगता है कि गुरुकुल में बहुत ही जल्द तुम मशहूर होने वाले हो। कुछ समय बाद सभी लोग शांत हो जाएं, उस जगह पर एक गंभीर स्वर सुनाई दी, जिसके बाद वहां पर सभी लोग चुप हो गए। इसके बाद उनको प्रधानाचार्य भीष्म की बातें सुनाई देने लगी। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए बोला, मेरे सप्तगिरी गुरुकुल के सभी शिष्य और अभी आचार्य, जैसा कि आप सभी ने देखा कि रुद्रांश अब ये मुकाबला जीत चुका है। इसी के साथ अब उसने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर दिया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई रुद्राक्ष का विरोध कर सकता है, क्योंकि आज हम आप सभी शिष्यों का प्रतिभा परीक्षण करने के लिए आए थे और वह भी अब पूरा हो चुका है। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। एक बात और, क्योंकि यह प्रतिभा परीक्षण आप सभी लोगों को अपने प्रतिभा के हिसाब से किसी युद्ध तकनीक को सुनने में आपकी मदद करेगा, और इसी वजह से ही यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इसलिए आप सभी को गुरुकुल के लाइब्रेरी में जाकर अपने प्रतिभा के हिसाब से किसी भी एक युद्ध तकनीक को चुनने का मौका मिलेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज से 5 दिन बाद हमारे सप्तागिरी गुरुकुल के आंतरिक लाइब्रेरी को खोल दिया जाएगा। इसके बाद आप सभी अपने अपने शिष्य टोकन दिखाकर लाइब्रेरी में प्रवेश कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी तकनीक का चुनाव अपने अभ्यास के लिए कर सकते हैं। दरअसल सभी शिष्यों के पास गुरुकुल का दिया हुआ एक शिष्य टोकन अवश्य होता ही है। यह उनके लिए एक प्रमाण पत्र है, जिस पर उन्हें सप्तगिरी गुरुकुल के शिक्षक रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई होती है। हर श्रेणी के शिष्य के पास अलग अलग रंग के टोकन होते हैं। जैसे प्राथमिक शिष्यों के पास पीला, जबकि माध्यमिक शिष्य को नीला और निजी शिष्यों को लाल रंग का टोकन दिया जाता है। इन टोकनों में उन शिष्यों के परिचय पत्र, धनराशि जो कि गुरुकुल की तरफ से कुछ काम करने के बदले मिलता था, आदि संग्रहित किया जाता था। जब कभी भी कोई शिष्य गुरुकुल से कोई सुविधा प्राप्त करना चाहता हो या कुछ खरीदना चाहता हो, तो इन दोनों का उपयोग करके वो उन सभी चीजों का आनंद ले सकता था। कुछ समय बाद आचार्य भीष्म एक बार रुद्रांश की तरफ देखा, फिर उसको नजरअंदाज करते हुए सभी से बोले, अब आप सभी यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। इसके बाद वो अपनी जगह से अपने कमरे की तरफ जाने लगे। इधर आचार्य सुमंत भी रुद्रांश की तरफ एक स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ देखकर आचार्य भीष्म के पीछे पीछे चले गए। जिसके बाद सभी शिष्य अपनी जगह से खड़े होकर आपस में बातें करते हुए वहां से प्रस्थान करने लगे। आचार्य भीष्म जाते जाते आचार्य सुमंत के तरफ देखते हुए बोले, आचार्य सुमंत, आपका भतीजा तो सच में एक अजूबा है। जिसे सुनकर आचार्य सुमंत एक मुस्कुराहट के साथ आचार्य भीष्म की तरफ देखने लगे। जिस पर आचार्य भीष्म ने उनको बोला, आचार्य सुमंत, मुझे लगता है अब हमें रुद्रांश के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान देना पड़ेगा। जिस पर आचार्य सुमंत ने भी अपना सर को हाँ में हिलाते हुए भीष्म जी को बोला, जी आचार्य, आपको तो पता ही है कि उसकी जान को खतरा है। हमें अब तक ये पता नहीं है कि वो सब अब कहाँ है, और आपको तो पता ही है मुझ पर शक्ति बंधन सील चढ़ा हुआ है, जिस वजह से मैं उनको रोकने में असमर्थ हूँ। जिस पर आचार्य भीष्म ने थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, आप चिंता ना करें, मुझे पता है कि रुद्रांश की जान को खतरा है, पर जब तक वो सप्तगिरी गुरुकुल में है उसे कुछ नहीं होगा। जिसे सुनकर आचार्य यशवंत ने भी अपना सर हम हिला दिया। इसके बाद वो वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ जब सभी शिष्य वहां से चले गए, तब तक रुद्रांश के पास राजकुमारी और ध्रुव दोनों ही आ गए थे, जिन्हें देखकर रुद्रांश बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। इधर जब ध्रुव ने रुद्रांश की खुशी देखी तो वो दौड़ते हुए आया और रुद्रांश के गले लगाते हुए और खुश होते हुए बोला, रुद्रांश भाई, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, क्या मजा चखाया है उस घमंडी मयंक को। उसके बाद वो मयंक से अलग होते हुए बोले, आज के बाद वो आपको परेशान करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। इधर जब रुद्रांश ने ध्रुव की बात सुनी तो वो भी मुस्कुराने लगा।
और फिर बोला, बात तूने सही कहा है और तू भी कोई काम नहीं है, अगर मैं उसे नहीं मारता तो तुम जरूर ही उसे पीटते, है ना? जिस पर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा। राजकुमारी ने जब उन दोनों की खुशी देखी तो वो भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। जिसे देखकर रुद्रांश ने भी राजकुमारी को देखकर अपने हाथ को अपने सिर के पीछे करते हुए बोला, राजकुमारी आप। जिस पर राजकुमारी मुस्कुराते हुए रुद्रांश को देखकर बोली, रुद्रांश तुमने तो हम सबको चौंका ही दिया। मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है, और आज देखो मैं बिल्कुल सही निकली, तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है वो तो पूरे सद्गुरु गुरुकुल में किसी के पास भी नहीं है। जिस पर रुद्रांश ने अपने सर को खुजलाते हुए शर्मीले लहजे में बोला, राजकुमारी भले ही मेरे पास जितने भी प्रतिभा हो पर आपसे तो काम ही होगी। वो तो आज मेरा किस्मत थोड़ा ज्यादा ही अच्छा था, इसीलिए आप इस पर कोई ज्यादा ध्यान ना दें। जिस पर राजकुमारी हंसते हुए बोली, किस्मत? हाँ हाँ, सिर्फ किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होता है इस दुनिया में रुद्रांश। और ये मत भूलो कि तुमने आज अपने से 2 पड़ाव ऊपर की योद्धा को मुकाबले में हराया है। ये तो कोई किस्मत नहीं हो सकती है ना? जिसे सुनकर रुद्रांश भी अपना सर हाँ में हिला दिया, और वो कहता भी क्या? उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इधर राजकुमारी को रुद्रांश को अपने सर हाँ में हिलाते हुए देखकर एक एक मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद उन्होंने रुद्रांश से विदा लिया और वहां से चली गई। और रुद्रांश बस राजकुमारी को ही देखता रह गया। इधर ध्रुव, जो कि अब तक रुद्रांश और राजकुमारी की बातें सुन रहा था, रुद्रांश को देखकर उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। फिर उसने रुद्रांश को देखकर मजाकिया अंदाज में बोला, लगता है किसी को राजकुमारी पर दिल आ गया। जिसे सुनकर रुद्रांश थोड़ा शर्मा गया और उसके मुख पर एक मीठी मुस्कान आ गई। जिसे देखकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा। फिर रुद्रांश ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब मजाक मत कर, चल चलते हैं घर। जिस पर ध्रुव ने भी मुस्कुराकर हाँ मैं अपना सर हिला दिया और फिर दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। गुरु स्कूल से निकलने के बाद रास्ते में रुद्रांश ने ध्रुव से बोल, ध्रुव अब घर जाकर थोड़ी देर आराम करना और फिर तैयार हो जाना। कुछ समय आराम करने के बाद हम उस खाई के पास जाएंगे और वहां जाकर छानबीन करेंगे कि वो माया पक्षी वहां क्यों आई थी, ठीक है? जिस पर रुद्र बोला, पर रुद्रांश भाई, अपने तो बोला था कि हम शाम को वहां जाएंगे, तो फिर तुम अभी दोपहर में ही क्यों जाना चाहते हो? रुद्रांश बोला, हाँ मैंने बोला था कि हम शाम को जाएंगे, पर फिर मैंने सोचा अगर हम शाम को जाएंगे तो हो सकता है वहां से आने में हमें देर हो सकती है। और मैं नहीं चाहता कि माँ फिर से मेरे लिए परेशान हो। इसीलिए हम कुछ समय बाद ही उस जगह पर चले जाएंगे, ठीक है? जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर हिला दिया और रुद्रांश से बोला, ठीक है रुद्रांश भाई। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद जब रुद्रांश अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ घर में कुछ काम कर रही थी। रुद्रांश घर में आते ही अपनी माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ आज जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। जिस पर सुनीता खुश होते हुए बोली, आज मेरे बच्चे को इतनी भूख लग रही है, लगता है आज गुरुकुल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आया है। जिस पर रुद्रांश भी हंसने लगा। इसके बाद सुनीता बोली, चल अब हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगती हूँ। जिस पर रुद्रांश ने अपना सर हाँ में हिला दिया और हम हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ गया। इधर सुनीता भी रुद्रांश को खाना खिलाने लगी। खाना खाते खाते रुद्रांश अपनी माँ से बोला, माँ आज मैं ध्रुव के साथ बाहर एक औषधि ढूंढने जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाए। जाहिर सी बात है वो ये तो नहीं कह सकता ना कि वो उस खाई में जा रहा है कुछ छानबीन करने। जिस पर सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अभी तो तू रक्त पहाड़ी से आया है और तुझे आज ही कोई औषधि ढूंढने जाना है? जिस पर रुद्रांश बोला, हाँ माँ, आपको तो पता ही है हमारे गुरुकुल में औषधियों का ज्ञान भी दिया जाता है और हमें सभी औषधि बनाने का अभ्यास भी करना पड़ता है। और आप तो जानती हैं हमारे पास इतने सिक्के भी तो नहीं है जिसे हम जड़ी बूटियां खरीद सके। इसलिए ध्रुव और मैं आज एक औषधि पौधा ढूंढने जा रहे हैं जिससे हम औषधि बनाने का अभ्यास कर सकें। जिस पर सुनीता ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। दरअसल वो जानती थी कि रुद्रांश अक्सर ध्रुव के साथ कुछ औषधि ढूंढने जंगल में जाता ही है, इसलिए उनको इस बात से कोई एतराज नहीं था। दूसरी तरफ जब रुद्रांश ने देखा कि उसकी मां मान गई है, तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपना खाना खत्म किया और कुछ देर आराम करने लगा। कुछ समय बाद रुद्रांश को अपने घर के बाहर से एक आवाज सुनाई दिया, रुद्रांश भाई, क्या तुम अंदर हो? चलो बाहर आ जाओ, चलते हैं वहां।
जिसे सुनकर रुद्रांश समझ गया कि ध्रुव उसके घर के बाहर आ गया है उसे बुलाने के लिए, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अपने मन ही मन बोला, मुझे पता था ये जरूर आएगा। मैंने इसे कहा था कि तैयार रहना, हम कुछ समय आराम करने के बाद जाएंगे, पर यह है कि इतना उतावला हो जाता है कि अब यहाँ मुझे बुलाने आ गया। इतना कहकर वो घर के अंदर से ही ध्रुव से बोल, अरे ध्रुव थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी आ रहा हूँ। इसके बाद उसने झट से तैयार होते हुए अपनी माँ से बोल, माँ मैं ध्रुव के साथ जा रहा हूँ। जिस पर सुनीता बोली, अच्छा जाओ, पर घर जल्दी लौट आना, उस दिन की तरह रास्ता भटक मत जाना। जिस पर रुद्रांश बोला, आप चिंता मत करो माँ, आज मैं ध्रुव को साथ ले जा रहा हूँ, आज मैं रास्ता नहीं भटकूंगा। इतना कहकर वो बाहर आ गया और फिर दोनों उस खाई के तरफ जाने लगे। कुछ समय बाद रुद्रांश और ध्रुव उस खाई के पास पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर रुद्रांश ने अपनी हाथ से एक सकरी गुफानुमा रास्ते की तरफ इशारा करते हुए बोला, ध्रुव वो देखो, मैंने उस रास्ते से खाई से बाहर निकाला था। इस पर ध्रुव ने भी उस रास्ते को देखकर अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर दोनों उसी रास्ते से होकर खाई के नीचे पहुंच गए। वहां जाकर ध्रुव ने देखा कि चारों तरफ सिर्फ जानवरों तथा इंसानों की हड्डियां ही हड्डियां हैं, जिसे देखकर ध्रुव को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। कुछ समय इधर उधर देखने के बाद रुद्रांश ने ध्रुव से बोल, चलो ध्रुव अब अपना काम शुरू करते हैं। जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने और ध्रुव ने उस खाई के चारों तरफ ध्यान से छानबीन करने लगे। ऐसे ही 3 घंटे तक छानबीन करने के बाद दोनों थक हार कर एक पत्थर के पास जाकर बैठ गए। ध्रुव ने उस पत्थर पर बैठते हुए बोला, अरे रुद्रांश भाई, लगता है मैं गलत था, यहाँ पर सिर्फ हड्डियों और धूल मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। जिस पर रुद्रांश भी हताश होते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने ध्रुव से बोल, चलो कुछ देर तक आराम करते हैं, फिर एक बार और कोशिश करेंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो वापस घर लौट जाएंगे। जिस पर ध्रुव ने भी सहमति में अपना सर हिला दिया। इसके बाद दोनों थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। वह दोनों आराम कर ही रहे थे कि तभी ध्रुव को अपने सामने वाली दीवार पर कुछ नुकीली सी चीज दिखाई दिया, जो कि बिल्कुल किसी जानवर के शरीर से निकले कांटे की तरह लग रहा था। जिसे देखकर ध्रुव ने रुद्रांश को उस तरफ इशारा करते हुए बोला, रुद्रांश भाई वो देखो, वहां पर कुछ नुकीली चीज धंसी हुई है। रुद्रांश का ध्यान भी उस तरफ गया, जिसे देखकर उसे भी वो चीज थोड़ा अलग सा महसूस हुआ। इसके बाद रुद्रांश बोला, अरे हाँ वो तो कुछ अलग दिख रहा है, चलो वहां चलकर देखते हैं। जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर हिला दिया। इसके बाद दोनों उस दीवार की तरफ चले गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तब ध्रुव उन नुकीली चीजों को करीब से निरीक्षण करने लगा। फिर रुद्रांश से बोल, रुद्रांश भाई, ये तो किसी जानवर के कांटे जैसा लग रहा है। इसके बाद उसने उन कांटों में से एक को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने की कोशिश किया, पर वह नुकीला कांटा वहां से हिला तक नहीं। इसके बाद ध्रुव ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, भाई यह कांटे तो निकल ही नहीं रहे हैं। जिसे सुनकर रुद्रांश भी ध्रुव को देखकर अपना सर हिला दिया। इसके बाद उसने ध्रुव से बोल, अरे जोर से खींच, निकल जाएगा। ध्रुव बोला, रुद्रांश भाई मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी इसको खींचने में, पर यह यहाँ से टस से मस नहीं हो रहा है। जिस पर रुद्रांश बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो हटो, मुझे कोशिश करने दो। जिसे सुनकर ध्रुव पीछे हट गया। इसके बाद रुद्रांश उस कांटे की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक बार उस कांटे को पकड़कर खींचने की कोशिश किया, पर वो कांटा फिर भी नहीं निकला। रुद्रांश ने उस कांटे की तरफ बढ़ते हुए उसे ध्यान से देखने लगा, जिसे देखकर उसको उस कांटे में कुछ जाना पहचाना सा महसूस हुआ। इसके बाद उसने उस कांटे को छूते हुए बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करने लगा, जिससे उसको कुछ याद आया, जिस पर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बिल्कुल मेरे ड्रैगन की युद्ध आत्मा के पूंछ में जो कांटे हैं, बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब वो ड्रैगन यहाँ आया था? जिसे सोचकर उसके मुख पर एक शानदार मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने उन कांटों को अपने दोनों हाथ से पकड़कर फिर से खींचने की कोशिश करने लगा, पर इस बार भी रुद्रांश के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद वो गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा, ये तो सिर्फ एक कांटा है ना, तो फिर यह निकल क्यों नहीं रहा है? क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि यह सिर्फ उस ड्रैगन के जितना ताकतवर कोई योद्धा इस कांटे को निकाल सकता है, या तो खुद वो ड्रैगन ही इसे निकाल सकता है? इतना सोचते ही उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने सोचा, अगर ऐसी बात है तब ओ मेरे अंदर भी तो उस ड्रैगन के सभी शक्तियां हैं, तो फिर मैं तो बिल्कुल इसे निकाल सकता हूँ। एक काम करता हूँ, अपने युद्ध आत्मा का एक छोटा अंश इस कांटे में इंजेक्ट करके देखता हूँ, हो सकता है निकल जाए।
इसके बाद उसने वैसा ही किया, उसने अपने शरीर से ड्रैगन की युद्ध आत्मा का एक छोटा सा अंश अपनी हाथों से होते हुए उस कांटे में भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने देखा कि धीरे धीरे उस कांटे में एक बैंगनी रंग की बिजली सी निकलने लगी, जिसे देखकर ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि रुद्रांश भाई ने ऐसा क्या कर दिया जो इस कांटे के अंदर से इतनी ताकतवर बिजली निकल रही है। इतना कहकर वो रुद्रांश को गौर से देखने लगा। इधर उस कांटे में जब वह बैंगनी रंग की बिजली निकलना शुरू हो गया तब रुद्रांश ने अपने हाथों को उस कांटे पर रख दिया, पर उसे उस बिजली से कोई भी झटका महसूस नहीं हुआ, जिसे देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन सोचा, रुद्रांश भाई ये सब कैसे कर पा रहे हैं, उनका युद्ध आत्मा तो आग तत्व की एक पक्षी है ना, तो फिर वो बिजली उनको नुकसान क्यों नहीं पहुंच पा रही है। वो ये सवाल रुद्रांश से करना तो चाहता था, पर वक्त की नजाकत को देखते हुए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। इधर रुद्रांश ने उस कांटे को पकड़कर धीरे से खींचना शुरू कर दिया। इसके बाद वो कांटा धीरे धीरे उस दीवार से निकलते हुए रुद्रांश के हाथ में आ गया, जिसे देखकर ध्रुव की आंखों में सदमे का भाव आ गया। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखते हुए अविश्वास में से बोल, रुद्रांश भाई आपने ये कैसे किया। जिस पर रुद्रांश ध्रुव की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगा, जिसे देखकर ध्रुव ने रुद्रांश को देखकर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, रुद्रांश भाई क्या आप मुझे भी नहीं बताओगे। जिस पर रुद्रांश ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। फिर उसने ध्रुव से बोला, समय आने पर तुझे सब बता दूंगा ध्रुव, पर अभी नहीं, अभी हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वह पूरा करते हैं, ठीक है। जिसे समझते हुए ध्रुव ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके बाद रुद्रांश ने उस दीवार पर लगे सभी कांटों को उसी तरह ही अपने युद्ध आत्मा के अंश को उन कांटों में इंजेक्ट करते हुए सभी कांटों को बाहर निकाल लिया, और उन सभी कांटों को अपने साथ से एक कपड़े में ढककर ध्रुव को दे दिया, जिसे ध्रुव ने भी संभालकर अपने पास रख लिया। इसके बाद रुद्रांश बोला, ध्रुव ये कोई साधारण कांटे नहीं है। इसमें जो बिजली निकल रही थी उसे देखकर लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा ताकतवर जानवर के कांटे हैं। हम इसे तीर बना सकते हैं, या फिर बाजार में बेचकर बहुत से सिक्के कमा सकते हैं। चलो इस खाई में आने का कोई तो मुनाफा हुआ, नहीं तो खाली हाथ जाने पर बहुत बुरा लगता। जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने भी रुद्रांश से बोला, हाँ भाई ये बात तो सही की आपने, अब चलो चलते हैं घर। इसके बाद दोनों जाने के लिए वापस मुड़े ही थे कि तभी रुद्रांश को उस दीवार पर कुछ दिखाई दिया, जिस वजह से वो मुड़ते मुड़ते रुक गया। फिर उसने उस दीवार की तरफ ध्यान से देखने लगा। उसने उस दीवार पर कुछ आकृतियां उकेरा हुआ महसूस किया, जो कि कुछ धूल की वजह से ठीक से दिख नहीं रही थी, जिसे उसने अपने हाथों से धूल झाड़ने हुए साफ किया। इसके बाद उसको वहां पर एक आंख की आकृति उकेरा हुआ दिखाई दिया। इधर जब ध्रुव ने देखा कि रुद्रांश वहां से जाने की बजाय फिर से उस दीवार की तरफ मुड़ गया है, तो उसने भी उस दीवार की तरफ मुड़कर उस आंख की आकृति को देखा, जिसे देखकर उसने रुद्रांश से पूछा, रुद्रांश भाई ये निशान क्या है, क्या आपको कुछ बहुत ही कीमती मिल गया है। इधर रुद्रांश ने ध्रुव की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने पूर्वजों की यादों में उस चिन्ह के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद जब उसने उन यादों में उस आंख के बारे में जानकारी देखी तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। गर्ल्स की आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर ध्रुव ने उससे पूछा, क्या बात है रुद्रा भाई, क्या कोई अनमोल चीज हमें मिल गया है। जिस पर रुद्रांश ने ध्रुव के और देखते हुए आश्चर्य से भरे स्वर में बोला, नेत्र सम्राट का चिन्ह। इसका मतलब ये जगह नेत्र सम्राट से संबंधित है। ध्रुव ये नेत्र सम्राट का चिन्ह है, इसका मतलब जानते हो हमें नेत्र सम्राट से संबंधित कोई खजाना यहाँ मिल सकती है। इधर जब ध्रुव ने रुद्रांश के भाव देखे तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया। वैसे तो वो नेत्र सम्राट के बारे में नहीं जानता था, पर वो जानता था कि रुद्रांश ने लाइब्रेरी में जाकर बहुत सी किताबें पढ़ी है, जिस वजह से उसने सोचा अगर रुद्रांश भाई ने बोला है कि यहाँ पर कोई खजाना है तो यहाँ कोई खजाना जरूर हो सकता है। क्या होगा आगे, क्या रुद्रांश को मिलेगा कोई खजाना, आखिर कौन है ये नेत्र सम्राट। इन्हीं सभी सवालों के जवाब पाने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 10 नेत्र सम्राट की समाधि। पिछले भाग में रुद्रांश और ध्रुव उस खाई में जाते हैं, और वहां उनको एक दीवार पर कुछ आकृति दिखाई देती है, जिसे देखकर रुद्रांश उस चिन्ह को अपने पूर्वजों की याद से पहचान जाता है कि वो नेत्र सम्राट का चिन्ह है।
अब आगे रुद्रांश उस चिन्ह को देखकर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव ये कोई साधारण चिन्ह नहीं है, यह महान नेत्र सम्राट का चिन्ह है। क्या तुम्हें पता है नेत्र सम्राट कौन थे? जिस पर ध्रुव अपना सर ना में हिला दिया। जिस पर रुद्रांश ने ध्रुव को समझाए, मित्र सम्राट आज से 10,000 साल पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा हुआ करते थे। उनको लोग उनकी युद्ध क्षमता से नहीं बल्कि उनकी आंखों के रहस्य क्षमताओं से पहचानते थे। कहा जाता है कि नेत्र सम्राट एक ऐसा योद्धा था जिसके पास दिव्य दृष्टि था। वो जिस भी युद्ध तकनीक को एक बार देख लेता था, उसे वह सब बहुत ही धीमी नजर आती थी, जिस वजह से वो उस तकनीक की सारी खूबियां और खामियां आसानी से पहचान लेते थे। यहाँ तक कि वो उन सभी तकनीक को मिलाकर एक नई तकनीक बना सकते थे। उनकी आंखों की खासियत बस इतना ही नहीं था, बल्कि वो जिस भी वस्तु को देखते थे उन्हें झट से पता चल जाता था कि वो वस्तु कितना प्राचीन है, और इसी वजह से उनके पास बहुत से दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं थी। रुद्रांश की बातें सुनकर ध्रुव की आंखों में सदमे का भाव आ गया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थी। फिर उसने रुद्रांश से बोला, रुद्रांश भाई, क्या आप सच बोल रहे हैं? वे इतने महान थे, तो क्या हमें यहाँ उनकी कोई वस्तु मिल सकती है? इतना कहकर वो रुद्रांश की तरफ चमकते आंखों से देखने लगा। रुद्रांश ध्रुव की उत्सुकता देखकर मुस्कुराने लगा, फिर उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और ध्रुव को देखते हुए समझाया, मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ पर नेत्र सम्राट का कौन सी वस्तु है, पर मुझे पता है उनके पास एक ड्रैगन भी था जो उनका साथी था, और मुझे लगता है ये जो मैंने कांटे निकले हैं यह इस ड्रैगन के हैं। जिसे सुनकर ध्रुव की आंखों में डर सा आ गया। फिर ध्रुव में रुद्रांश की तरफ देखते हुए थोड़ी डर के साथ बोला, तो क्या रुद्रांश भाई अब तक वो ड्रैगन जिंदा होगा? और अगर वो जिंदा है और यहाँ पर था तो क्या वो उस चीज की हिफाजत कर रहा था? और अगर वह उस चीज का हिफाजत कर रहा होगा, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी वापस चले जाना चाहिए। इसे सुनकर रुद्रांश मुस्कुराने लगा और फिर ध्रुव से बोल, अरे ध्रुव, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, और तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे लगता है वो ड्रैगन अभी जिंदा नहीं है, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो इस जगह को छोड़कर नहीं जाता। और तुम यहाँ चारों तरफ देखो, यहाँ पर जगह जगह पर कई पंजों के और कांटों के निशान हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई हुआ था। फिर रुद्रांश ने एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से बोला, और तुमने उस पत्थर के पास देखा, वहां पर कुछ नीले पंख भी गिरे हुए हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है मेरे पास जो माया पक्षी का युद्ध आत्मा है वह और उस ड्रैगन में लड़ाई हुआ होगा। इसके बाद शायद उस माया पक्षी ने उसे ड्रैगन को मार दिया होगा, और उसे मारते वक्त वो घायल हो गया होगा, और जब मैं उस खाई में गिरा तब शायद उसके पास इतनी भी ताकत नहीं होगी कि वो उड़ भी सके, जिस वजह से वह मेरे लॉकेट के द्वारा मेरे अंदर समाहित कर दिया गया होगा। जिसे सुनकर ध्रुव सहमति में बोला, हाँ ऐसा हो सकता है, पर रुद्रांश भाई, तुमने कहा था कि वह ड्रैगन मर गया होगा, पर यहाँ पर तो कोई भी ड्रैगन का शरीर नहीं दिख रहा है, और अगर वो ड्रैगन मर भी गया होगा तो कम से कम उसका शरीर तो होना ही चाहिए ना, इतनी जल्दी तो वह खत्म नहीं हो सकता ना। जिसे सुनकर रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम कुछ भूल रहे हो, मेरे पास जो माया पक्षी है वो सभी माया पक्षियों का राजा है, और इसके पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आग भी है, इसलिए हो सकता है उस ड्रैगन के शरीर को माया पक्षी ने उसे ड्रैगन के शरीर को जला दिया होगा। जिसे सुनकर ध्रुव भी संतुष्ट हो गया। इसके बाद रुद्रांश ने ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा अब चलो हम उस चिन्ह का निरीक्षण करते हैं, पता नहीं वहां भी कुछ मिल जाए। इतना कहकर दोनों उस चिन्ह की तरफ जाने लगा। इसके बाद ध्रुव भी जाने लगा। इसके बाद रुद्रांश ने गौर से उस चिन्ह को देखते हुए मन ही मन सोचा, मुझे लगता है इस चिन्ह में कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ ऊर्जा की कमी लग रहा है, शायद यो एक ताला है जिसके लिए एक खास ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद उसने अपनी आत्मीय ऊर्जा को उस चिन्ह पर भेजा, जिससे उस चिन्ह पर एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। इसके बाद उस रोशनी में से कुछ शब्द उस जगह पर व्यवस्थित होने लगे, जिसे देखकर रुद्रांश ने बड़े ही गौर से उन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। रुद्रांश ने पढ़ा, में नेत्र सम्राट तुम्हें बधाई देता हूँ। अगर तुम मेरे इस संदेश को पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुमने मेरी यानी कि नेत्र सम्राट की समाधि को ढूंढ लिया है, और इसका मतलब ये भी है कि तुमने मेरे दोस्त हस्तिमुख यानी कि उस ड्रैगन को हरा दिया होगा। मैंने उसे बोला था कि मेरे इस विरासत को पाने के लिए वह किसी को जांच एक योग्य उम्मीदवार को ढूंढ जो मेरे इस विरासत को आगे बढ़ा सके। इसका मतलब तुमने उसके परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, और तुम्हें उसने अपने पूंछ में लगे कांटों में से एक दिया होगा। वही कांटा मेरी इस विरासत को खोलने की चाबी है।
तुम्हें उस ड्रैगन के कांटे को मेरे इस चिन्ह के बीचों बीच जो आंख है उसमें लगा देना है। इसके बाद तुम्हें मेरे, यानी कि नेत्र सम्राट की समाधि के अंदर प्रवेश करने का रास्ता मिल जाएगा। इसे पढ़ने के बाद रुद्रांश और ध्रुव दोनों ही बेहद आश्चर्यचकित हो गए और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए एक मजाकिया अंदाज में बोला, अरे रुद्रांश भाई, हमें तो यूं ही उस ड्रैगन का कांटा मिल गया। नहीं तो अगर वह ड्रैगन जिंदा होता है तो हमें एक परीक्षा देनी पड़ती है। रुद्रांश भाई, आपकी किस्मत पर तो मुझे जलन हो रही है। जिसे सुनकर रुद्रांश ध्रुव की तरफ देखते हुए बस मुस्कुरा दिया। इसके बाद रुद्रांश ने उन कांटों में से एक को लगा दिया, जिससे उस आंख के बीच में से कुछ बैंगनी बिजली निकलने लगी और फिर वहां पर एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दिया, जिसके बाद उस आंख के बीचों बीच से एक बवंडर सा निकला, जिसने धीरे धीरे बड़ा होकर रुद्रांश और ध्रुव को अपने अंदर खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि रुद्रांश और ध्रुव को कुछ प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिला। जब उस बवंडर ने रुद्रांश और ध्रुव को खींच लिया तब रुद्रांश और ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि वो एक बवंडर में गोल गोल घूम रहे हैं, और जिस वजह से उनको कुछ बेहोशी से महसूस होने लगे और फिर उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ समय बाद जब रुद्रांश और ध्रुव की आंखें खुली तो बहुत चौंक गए, क्योंकि उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि चारों तरफ एक सुनहरे कमरे जैसा दिख रहा था। इसका मतलब वो एक सुनहरे कमरे में चले आए थे, जहां उन्होंने देखा कि चारों तरफ सुनहरी दीवारें हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा दबे का तालाब था जो कि खौलते लावा से भरा हुआ था, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। धूप डरते हुए बोला, भाई ये समाधि है या नरक का दरिया, यहाँ तो खौलता लावा है। जिस पर रुद्रांश ने बड़ी गौर से उस तालाब को देखा और उसका निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कि लावा के अंदर तापमान बहुत ही ज्यादा है। फिर उसने तालाब की दूसरी तरफ देखा तो वहां पर एक पत्थर था जहां पर लिखा हुआ था नेत्र सम्राट, और वहां उस पत्थर के ऊपर एक कंकाल लेटा हुआ था, जिसे देखकर रुद्रांश ध्रुव को इशारा करते हुए बोला, ध्रुव वो देखो, वहां पर एक कंकाल है। जिस पर ध्रुव भी उस तरफ देखने लगा जहां पर वह कंकाल है। वही कंकाल उस पत्थर के ऊपर लेटा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर ध्रुव ने अनुमान लगाया कि वह कंकाल जरूर नेत्र सम्राट का होगा। फिर उसने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, भाई रुद्रांश, मुझे लगता है वही नेत्र सम्राट की समाधि होगा, पर हमें उसे हासिल करना पड़ेगा। पर हम उसे हासिल कैसे करेंगे? यहाँ तो बीच में लावा का तालाब है, यहाँ से हम उस पर कैसे जाएंगे? जिसे सुनकर रुद्रांश कुछ सोचते हो बोल, ध्रुव मैंने तुम्हें क्या कहा था, नेत्र सम्राट एक बहुत ही महान योद्धा थे, तो उनकी समाधि तक पहुंचना इतना आसान कैसे हो सकता है? और तुम भूल रहे हो, नेत्र सम्राट की खासियत है वो उनकी आंखों में थी। इसका मतलब यहाँ पर जो भी चुनौती मिलेगी वो सभी आंखों से जुड़ी ही होगी। हमें यहाँ पर सभी चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा, जिससे हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जिसे सुनकर ध्रुव ने बोल, रुद्रांश भाई, आपने बिल्कुल सही बोला है, मैं तो भूल ही गया था कि नेत्र सम्राट की खासियत उनकी आंखों में है। जिसे सुनकर रुद्रांश ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया, और फिर दोनों गौर से उस तालाब के चारों तरफ घूमते हुए उसका निरीक्षण करने लगे। कुछ समय उस तालाब के निरीक्षण करने के बाद रुद्रांश को उस तालाब के बीच में कुछ अलग सा महसूस हुआ। रुद्रांश ने देखा कि तालाब के अंदर लावे तो हैं, पर उस खोलते लावे में कुछ जगहों पर लावा कुछ हद तक स्थिर दिख रहा है, जिसे देखकर रुद्रांश के दिमाग में कुछ खटका। इसके बाद मद्रास ने ध्रुव को बुलाया, ध्रुव जरा इधर आना, जिससे ध्रुव भी रुद्रांश के पास आ गया। फिर रुद्रांश ने ध्रुव को तालाब की तरफ इशारा करते हुए बोला, ध्रुव क्या तुम्हें तालाब में कुछ अलग महसूस हो रहा है? जिससे ध्रुव ने गौर से तालाब को देखकर अपना सर खुजाते हुए रुद्रांश से बोला, क्या बोल रहे हो भाई, वहां पर कुछ भी तो नहीं है लावा के अलावा। जिस पर रुद्रांश ने अपना सर को नामे हिलाते हुए ध्रुव से बोल, ध्रुव मुझे कोई कपड़ा दो। जिसे सुनकर ध्रुव रुद्रांश की तरफ देखने लगा। फिर उसने ज्यादा कुछ ना सोते हुए रुद्रांश को अपने हाथ में बंधा हुआ एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा पकड़ा दिया। रुद्रांश ने उस कपड़े को लेकर उस तालाब के अंदर फेंक दिया। इसे देखकर ध्रुव थोड़ा अचरज में रुद्रांश की तरफ देखने लगा। इसे देखकर रुद्रांश ने ध्रुव को तालाब की तरफ इशारा करके हंसते हुए बोला, ध्रुव जरा उस तरफ देखना। जिस पर ध्रुव भी उस तालाब की तरफ देखने लगा। जो उसने उस तालाब में देखा तो उसकी आंखें आश्चर्यचकित रह गई। दरअसल रुद्रांश ने जब उस कपड़े को तालाब में फेंका था तो ध्रुव ने सोचा था कि वह कपड़ा तो जल ही जाएगा लावा में, पर वो कपड़ा अभी भी उस तालाब के ऊपर जैसे का वैसा ही होता है। इसे देखकर ध्रुव चौंक गया था। ध्रुव की हालत देखकर रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर समझाया, तुमने उस तालाब के अंदर कुछ जगह ऐसी है जहां दिख तो रहा है लावे की तालाब की तरह।
पर वहां पर ऐसे पत्थर लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी है, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि लावे की तालाब में वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। जिस पर ध्रुव ने भी समझते हुए बोला, अब समझ में आया, इसीलिए अपने कपड़ा मांगा था। जिस पर रुद्रांश भी अपना सर हाँ में हिला दिया, फिर उसने बोला, हमें इस तालाब को पार करने के लिए पत्थर से होते हुए वहां तक जाना पड़ेगा। इतना कहकर रुद्रांश उस तालाब के अंदर को स्थित उस पत्थर के ऊपर जहां की वह कपड़ा पड़ा हुआ था, वो कूद गया। इसके बाद वो कुछ ही दूरी पर स्थित वैसे ही पत्थर पर फिर से खड़ा हो गया। इसके बाद ध्रुव भी उसके पीछे चलने लगा। अभी रुद्रांश 2 पत्थर से ही आगे बढ़े थे कि तभी वहां पर एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दिया। इसके बाद वहां पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। इसके बाद ध्रुव ने अपने सिर की तरफ कुछ आता हुआ महसूस किया और फिर वो नीचे झुक गया। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे वाले दीवार पर एक तीर जाकर लगा था। इसे देखकर वो डर गया। फिर उसने ध्रुव से चिल्लाते हुए बोला, ध्रुव जरा बच के, यहाँ पर तीर की बारिश होने लगी है। इसके बाद ध्रुव ने भी यह महसूस कर लिया। फिर उसने फुर्ती से जिस पत्थर पर खड़ा हुआ था वहां से पीछे हट गया। इस वजह से उसकी भी पीछे वाले दीवार पर एक तीर सच से जाकर लगा, जिसे देखकर रुद्रांश ने एक गहरी राहत की सांसें ली। इसके बाद उसने अपने आगे देखा जहां पर तीर उसी की तरफ आ रहे थे, जिसे देखकर रुद्रांश ने मन ही मन बोला, नेत्र सम्राट ने बहुत ही ज्यादा कड़ी परीक्षा रखी है। मुझे इन तीनों से बचते हुए इन अदृश्य पत्थरों से होते हुए उस कब्र तक जाना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, नेत्र सम्राट ने बहुत ही सोच समझकर ये चुनौती रखी है। अगर मेरी आंखें और इंद्रियां तेज नहीं होती तो मैं इन तीरों से बच ही नहीं पाता। इसके बाद रुद्रांश ने उन तीरों से बचते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 10 पत्थरों से आगे बढ़ाने के बाद वो ठीक उस कब्र के सामने पहुंच गया। जो रुद्रांश उस तालाब के पास पहुंचा तब उसने पीछे मुड़कर देखा तो ध्रुव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर रुद्रांश ने भी मुस्कुरा दिया। वह भी मुस्कुरा ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वह तालाब धीरे धीरे गायब होने लगे हैं। जिसे देखकर ध्रुव ने आश्चर्यचकित होकर कहा, रुद्रांश भाई, ये क्या हो रहा है? क्या ये तालाब गायब हो गया है? क्या मेरे लिए कोई परीक्षा नहीं होगा? जिस पर रुद्रांश ने भी कुछ सोचते हुए बोला, लगता है ये तालाब सिर्फ किसी एक के लिए था। अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ आ जाना चाहिए, तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती नहीं होगी। जिसे सुनकर ध्रुव खुश हो गया और फिर धीरे धीरे सतर्कता के साथ रुद्रांश के पास पहुंच गया। इधर रुद्रांश ने भी ध्रुव को देखकर अपना सर हिला दिया। इसके बाद उसने उस कंकाल की तरफ देखा जहां पर कंकाल था। उसके नीचे एक कब्र भी था, जिसे देखकर मद्रास बोला, मुझे लगता है यही है नेत्र सम्राट का समाधि। हमें यहाँ पर इस कब्र को खुद खोलकर देखना चाहिए। जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर दोनों ने उस कब्र के ऊपर पड़े उस कंकाल को देखा और उसे उठाकर नीचे रख दिया और फिर उन्होंने उसे कब्र को खोलकर देखा, जिसके अंदर एक और कंकाल था, जो देखने में उस ऊपर वाले कंकाल से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। जिसे देखकर ध्रुव बोल, ये किसका कंकाल है? क्या ये नेत्र सम्राट का कंकाल है? अगर ये नेत्र सम्राट का कंकाल है तो ऊपर जो था वो किसका कंकाल था? इधर रुद्रांश ने भी अपनी कंधे उचका दिया और बोला, मुझे कैसे पता होगा, चलो ठीक है, बाद में हम उसके बारे में पता लगा लेंगे, खजाने पर ध्यान देते हैं। इधर ध्रुव ने अपना सर हाँ में मिला दिया और फिर दोनों उस कब्र की तरफ ध्यान दें। जब रुद्रांश और ध्रुव ने उस कब्र को खोला तो अंदर उस कंकाल के ऊपर कुछ लाल रंग का स्क्रॉल हवा में तैर रहा था। उसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। ध्रुव बोला, रुद्रांश भाई, ये क्या हो सकता है और यह ऊपर कैसे तैयार रहा है? जिस पर रुद्रांश ने भी उन सभी को देखकर अपने पूर्वजों की यादों में इसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया। इसके बाद उसे पता चला कि वो सभी जो स्क्रॉल थे, सभी तकनीकों के स्क्रॉल थे। प्राचीन काल में सभी योद्धा अपनी विरासतों को ऐसे ही स्क्रॉल में लिखकर अपने कब्र में छुपा देते थे, जो कि उनकी याद में तो शक्ति से गिरा हुआ था और वो हवा में उड़ाता रहता था। इसे देखकर रुद्रांश बोलता है, ये सब कुछ और नहीं बल्कि ये सब नेत्र सम्राट के तकनीकें हैं, हमें ये सब मिला है। जिसे देखकर रुद्रांश और ध्रुव की आंखों में चमक सी आ जाती है। और फिर ध्रुव ने उन सब स्क्रॉल को एक एक करके उठने लगता है। वहां पर 3 स्क्रॉल थे, जिनमें से एक स्क्रॉल में एक तकनीक जिसका नाम दिव्य सुनहरा शरीर तकनीक, जिससे शरीर इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि उसके शरीर में किसी ड्रैगन के हमले का भी कोई असर नहीं होता है। यह एक स्वर्गीय श्रेणी का तकनीक था जो कि किसी भी योद्धा के लिए अपने शरीर को मजबूत करने में मदद करता था। दूसरे स्क्रॉल में एक आत्मा तकनीक था, जिसकी वजह से कोई भी योद्धा अपनी युद्ध आत्मा को मजबूत बना सकता था। और तीसरा था एक ऊर्जा तकनीक, जिसके द्वारा कोई भी योद्धा अपने युद्ध ऊर्जा को किसी भी जानवर में बदलकर अपने दुश्मनों पर हमला कर सकता था। इसे देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है।
रुद्रांश को एक बात खटकी कि नेत्र सम्राट का सबसे शक्तिशाली हथियार उनकी आंखें थी। उनके विरासत में उनकी आंखों से जुड़ी कोई भी तकनीक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है? इसके बाद रुद्रांश ने उस कंकाल को देखते हुए बोला, शायद उसे कंकाल में कुछ होगा। यही सोचकर रुद्रांश ने अपने हाथ को कंकाल की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही रुद्रांश ने उस कंकाल को छुआ तो उसको अपने शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। इसके बाद उस कंकाल के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जो कि धीरे धीरे एक सुनहरे आंख में बदल गई और तेजी से जाते हुए रुद्रांश के माथे पर चिपक गई। इसके बाद रुद्रांश को अपने सर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को जोरों से पकड़ लिया और दर्द कराहने लगा, जिसे देखकर ध्रुव परेशान हो गया और रुद्रांश से बोला, रुद्राक्ष भाई क्या हुआ आपको? आप इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इतना कहकर वो रुद्रांश का संभालने लगा। इधर रुद्रांश को अपनी आंखों में भी कुछ जलन महसूस होने लगा। फिर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और जब उसने फिर से उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों से एक सुनहरा चमक निकाला। इसके बाद उसके सिर का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा, जिससे रुद्रांश को थोड़ी राहत मिली। फिर कुछ समय बाद रुद्रांश पूरी तरह से ठीक हो गया। जब ध्रुव ने देखा कि रुद्रांश पूरी तरह ठीक हो गया है तो उसने एक राहत की सांस ली और फिर रुद्रांश से पूछा, अभी रुद्रांश भाई आपको क्या हो गया था? जिस पर रुद्रांश बोला, अरे कुछ नहीं, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मुझे लगता है मुझे मेरी आंखों को कुछ हो गया है। मेरी आंखों में मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। जिसे सुनकर ग्रुप थोड़ा परेशान दिखने लगा। ध्रुव को चिंतित देखकर रुद्रांश बोला, तुम चिंता मत करो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर जिस और कम से यहाँ आए थे वह खत्म करते हैं। जिस पर ध्रुव ने भी अपना सारा हाँ में हिला दिया और फिर ध्रुव उस कंकाल को फिर से परीक्षण करने लगा। पर रुद्रांश को उसके अंकल में कुछ नहीं मिला। फिर उसने उसका अंकल के हाथ में एक रिंग देखी, जिसे देखकर रुद्रांश पहचान गया कि वह एक स्टोरेज रिंग है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। इसके बाद उसने उस स्टोरेज रिंग को उस कंकाल से बाहर निकला और अपनी उंगली में पहन लिया और फिर उसने उस अंगूठी में अपने आत्मीय शक्ति को प्रसारित किया। इसके बाद उसे पता चला कि उस रिंग में लगा सील अब टूट चुका है, क्योंकि नेत्र सम्राट अभी मर चुके थे। इसके बाद उसने अपनी चेतना को उसे रिंग में प्रवाहित किया, जिससे उसकी उस अंगूठी में बहुत से तकनीकें, हथियार और कुछ जड़ी बूटियां दिखाई दिया। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। फिर उसने मन ही मत सोचा, मैं इस अंगूठी को बाद में देखूंगा। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा, जो कि उन 4 तकनीक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद रुद्रांश ने नेत्र सम्राट के कंकाल को उसी स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया। दरअसल उसने जब उसका अंकल को देखा तो उसे पता चला कि वो कंकाल बहुत ही ज्यादा मौजूद है और उसका इस्तेमाल औषधि बनाने में किया जा सकता है। इसलिए उसने उस अंकल को अंगूठी में रख लिया। इसके बाद उसने उसे जगह का परीक्षण किया, पर वहां उसे कंकाल के अलावा और कुछ नहीं मिला। उसने सोचा नेत्र सम्राट की खासियत उनकी आंखों में थी, पर यहाँ तो कोई भी युद्ध तकनीक आंखों से जुड़ी नहीं है। हो सकता है उस रिंग में कुछ हो, पर मैं उसने उस रिंग को बाद में देखूंगा। इतना कहकर वो ध्रुव की तरफ देखने लगा। इसके बाद रुद्रांश ने ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, ध्रुव अब चलो चलते हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं है, वापस चलना चाहिए। जिसके बाद ध्रुव में भी अपना सर हाँ में हिला दिया। उसने फिर उसका कंकाल की तरफ इशारे करते मूवी रुद्राक्ष से पूछा, अभी इस कंकाल का क्या करें? क्या तुमन उसको नहीं रखोगे? दरअसल ध्रुव को स्टोरेज रिंग के बारे में पता था और उसने रुद्रांश को वह नेत्र सम्राट का कंकाल स्टोरेज रिंग रखते हुए देखा था, इसलिए उसने पूछा। जिस पर रुद्रांश बोला, नहीं, वह कंकाल एक कम युद्ध स्तर वाले योद्धा का है। शायद वह किस्मत से इस समाधि पर पहुंच गया था, पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हैं वो इतना घायल हो गया था कि यहाँ से वापस ही नहीं लौट पाया और यही मर गया। जिस पर ध्रुव ने अपना सर हिला दिया। इसके बाद वह दोनों समाधि से बाहर जाने के लिए मुड़े होते हैं कि रुद्रांश अपने आंखों में कुछ महसूस कर रुद्राक्ष चौंक गया। फिर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ते हुए उसका अंकल की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उस कंकाल के पास भी एक स्टोरेज रिंग है। फिर रुद्रांश ने उस कंकाल के स्टोरेज रिंग को भी अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और फिर दोनों वहां से बाहर चले गए। बाहर जाते ही उनको दिखा कि बाहर तो शाम होने को आई है। इसे देखकर रुद्रांश बोला, ध्रुव अब हमें चलना चाहिए, शाम होने को आई है, ऑपरेशन होगी। जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर हाँ मिला दिया और दोनों वापस अपने घर की तरफ लौट गए। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्रांश को मिल गया नेत्र सम्राट की विरासत? क्या है नेत्र सम्राट की अंगूठी में? और वो कंकाल किसका था? ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा।